आदमी की आंखों में अचानक एक सुनहरी रोशनी चमकी। फिर टाइकून के सिर के ऊपर एक रिटर्न रेट दिखाई दिया, यहाँ तक कि उस पुरानी चीज पर भी रिटर्न रेट दिख रहा था। उसी पल आदमी को अचानक एहसास हुआ, क्योंकि पुरानी चीज पर रिटर्न रेट नेगेटिव था, इसका मतलब था कि वह चीज नकली थी। जैसे ही मैनेजर उस पुरानी चीज को टाइकून को $10 मिलियन में बेचने वाला था, आदमी बीच में आया और समय रहते डील रोक दी। उसने कहा कि वह पुरानी चीज नकली है। टाइकून ने शक से मैनेजर से सवाल किया, लेकिन मैनेजर ने दावा किया कि आदमी बदला लेने के लिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने आदमी की गर्लफ्रेंड चुरा ली थी। तभी टाइकून की पोती बोली। उसने कहा कि उसके दादाजी ने कभी किसी पुरानी चीज को पहचानने में गलती नहीं की, लेकिन आदमी फिर भी जोर देता रहा कि वह नकली है, और उसने आत्मविश्वास से कहा कि वह इसे साबित कर सकता है। तो टाइकून ने वह पुरानी चीज आदमी को दे दी। सभी को हैरानी हुई। आदमी ने वह पुरानी चीज मैनेजर के सिर पर तोड़ दी। मैनेजर ने गुस्से में $10 मिलियन के नुकसान की मांग की, लेकिन आदमी ने शांति से टुकड़े उठाए और महिला को दे दिए। महिला ने देखा कि टुकड़े प्लास्टर के बने थे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि आदमी सच कह रहा था। टाइकून ने एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए आदमी का शुक्रिया अदा करने के लिए गुस्से में मैनेजर को थप्पड़ मारा। महिला ने उसे इनाम के तौर पर $1 मिलियन दिए, लेकिन जैसे ही आदमी ने बिजनेस कार्ड देखा, उसके दिमाग में एक याद कौंधी। उसे टाइकून और महिला से जुड़े एक कार एक्सीडेंट की खबर याद आई। तो आदमी ने उन्हें चेतावनी दी कि घर जाते समय हाईवे से न जाएं, नहीं तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन महिला को लगा कि वह उन्हें बद्दुआ दे रहा है और वह गुस्सा हो गई। उसने कहा कि वह इनाम वापस ले लेगी। हालांकि टाइकून ने आदमी पर विश्वास करने का फैसला किया। जब वे सुरक्षित घर पहुंचे और न्यूज चलाई, तो उन्होंने देखा कि सच में हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था। टाइकून ने तुरंत आदमी का एहसान चुकाने का फैसला किया। जल्द ही उसे वह आदमी हॉस्पिटल में मिला। ये जानने के बाद कि आदमी की मां बीमार है, उसने उसके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर और हॉस्पिटल का कमरा अरेंज किया। फिर उसने आदमी को एक पुरानी चीजों की कीमत लगाने वाले इवेंट में इनवाइट किया। जब आदमी वेन्यू पर पहुंचा, तो टाइकून ने कहा कि वह $50 मिलियन में एक पुरानी मूर्ति खरीदना चाहता है। लेकिन आदमी ने देखा कि रिटर्न रेट नेगेटिव था, जिसका साफ मतलब था कि मूर्ति भी नकली थी। इसलिए उसने टाइकून को सलाह दी कि वह इसे न खरीदे। तभी एंटीक दुकान का मालिक अपने लोगों के साथ आया। जैसे ही उसने उस आदमी को देखा, उसने उसे एंटीक के बारे में न जानने पर उसका मजाक उड़ाया। उसने दावा किया कि मूर्ति का 2000 साल का इतिहास है और इसे $50 मिलियन में खरीदना एक बहुत अच्छी डील है। लेकिन टाइकून ने उस आदमी पर भरोसा किया और उस आदमी को बुरा दिखाने के लिए खरीदारी न करने का फैसला किया। दुकान के मालिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के मूर्ति खरीद ली। लेकिन जब उसने वह मूर्ति अपने पिता को दी, तो उसे थप्पड़ पड़ा, क्योंकि मूर्ति सच में नकली थी। अगले भाग के लिए जल्दी से कमेंट में यस लिखे। एक युवक गुस्से में अपनी अभी अभी खरीदी हुई हीरे की अंगूठी फेंक देता है और उसी पल उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि उसी क्षण वह एक रहस्यमय पैसे खर्च करके रिवॉर्ड पाने वाले सिस्टम को जागृत कर लेता है, जिसमें शर्त ये होती है कि जैसे ही वह निश्चित पूरे अंकों में पैसा खर्च करेगा, उसे भारी इनाम मिलेगा। समस्या यह थी कि युवक के पास 1 लाख तो दूर 1000 रुपए भी नहीं थे, लेकिन सिस्टम उसे तेजी से जिंदगी की ऊंचाई पर ले जाने के लिए 5 बड़े बैंकों की संयुक्त ब्लैक कार्ड सीधे उसे दे देता है। सिस्टम की सच्चाई परखने के लिए युवक तुरंत फोर्ड एस शोरूम पहुंचता है, जहां उसकी पूर्व प्रेमिका की सहेली सेल्स के रूप में काम कर रही होती है, जो उसे तुच्छ समझकर यह मान लेती है कि वह यहाँ उसकी एक्स को मनाने आया है और उसे ताने मारकर भगा देना चाहती है। लेकिन युवक असल में कार खरीदने आया होता है, इसलिए वह उसकी अनदेखी कर एक दूसरी सुंदर सेल्स से कार दिखाने को कहता है और पहली नजर में ही एक बेहद महंगी कार पसंद कर लेता है। जब सेल्स कॉन्ट्रैक्ट तैयार करती है और 2 मिलियन की छूट देने की बात करती है, तो युवक साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे कोई छूट नहीं चाहिए, बस कीमत 1 करोड़ पूरी कर दो। यह सुनकर सेल्स समझ जाती है कि यह युवक साधारण इंसान नहीं बल्कि असली बड़ा ग्राहक है, इसलिए वह तुरंत सभी औपचारिकताएं पूरी कर देती है। बाहर निकलते समय घमंडी सेल्स फिर से युवक का मजाक उड़ाती है, लेकिन जैसे ही वह कॉन्ट्रैक्ट पर उसका नाम देती है, उसे एहसास होता है कि उसने आदमी को गलत समझा था। युवक अपने अधिकार का इस्तेमाल कर उसी पल उसे नौकरी से निकलवा देता है और लग्जरी कार लेकर चला जाता है। बाद में युवक जब एक होटल में राष्ट्रपति स्वीट बुक कराने जाता है, तो वहाँ उसकी मुलाकात अपनी पूर्व प्रेमिका और एक अमीर लड़के से होती है, जो यह सोचते हैं कि युवक की फेरारी किराए की है। उसे नीचा दिखाने के लिए वे शोरूम वाली सहेली को फोन करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वह नौकरी से निकाली जा चुकी है और इसका कारण वही युवक है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि युवक पहले से ही अमीर बनने की कगार पर था और वह बस लोगों को परख रहा था। इसी दौरान अपमान, बहस, थप्पड़, झूठी माफिया और टूटते रिश्तों की कड़ी शुरू हो जाती है, जहां पूर्व प्रेमिका और उसका नया साथी पूरी तरह बेनकाब हो जाते हैं। युवक सिस्टम के जरिए लगातार पैसा खर्च करता है और हर बार इनाम पाकर उसकी जिंदगी और बेहतर होती जाती है। होटल उसे एक मुश्त 3 मिलियन की VIP सीमा देता है, 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला निजी बटलर सौंपा जाता है और वह ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। दूसरी तरफ कहानी ऑफिस तक पहुंचती है, जहां सत्ता का दुरुपयोग, प्रोजेक्ट छीनना, वेतन काटना, यौन उत्पीड़न और कर्मचारियों को धमकाने जैसी गंदी सच्चाइयां सामने आती हैं। जिन लोगों ने पहले उसे तुच्छ समझा था, वही अब ताकत और पैसे के सामने घुटने टेकते नजर आते हैं। जैसे जैसे बड़े अधिकारी और असली मालिक सामने आते हैं, एक एक करके नकाब उतरते जाते हैं और यह साफ हो जाता है कि असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि सही समय पर सही फैसले लेने में होती है। अंत में सबको यह समझ आ जाता है कि जिस युवक को वे एक साधारण और असफल इंसान मान रहे थे,
थे, वही सिस्टम की मदद से अपनी किस्मत पलट चुका है और जिन लोगों ने उसका अपमान किया था वे खुद अपनी हरकतों की कीमत चुका रहे हैं। दोनों बेटियों का जन्मदिन एक ही दिन था। बड़ी बहन गू चिंगयान को मिला करोड़ों का महंगा ज्वेलरी सेट, जबकि छोटी बहन चू निंग को मिली बस एक ट्रक भरा इंस्टेंट नूडल्स। मेहमानों ने वहीं पर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। सब उसे मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, लगता है पिता को ये बेटी पसंद नहीं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उसके पिता ने ये सब उसे बचाने के लिए किया था। पिछले जन्म में जब ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था तो वही गोद ली हुई बेटी जिस पर उसने 18 साल तक जान लुटाई थी, अपने गैंगस्टर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे घर से निकाल देती है, सिर्फ इसलिए ताकि वे सारे खाने पीने का सामान अपने पास रख सकें। जिस बेटी को उसने अपनी आंखों का तारा बनाया था उसी के धोखे ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। उसने अपनी असली बेटी चू निंग को खुद ही घर से निकाल दिया था क्योंकि वो सारा सामान उस गोद ली हुई बेटी के लिए बचा रहा था। और जब वो मरने वाला था तभी वही चू निंग जिसे उसने बरसों नजरअंदाज किया उसे बचाने के लिए दौड़ती हुई आई। लेकिन अफसोस, दोनों बाप बेटी को ही ज़ॉम्बियों ने काट लिया। मरते वक्त चू होंगयुआन ने कसम खाई, अगर मुझे जिंदगी दोबारा मिली तो उस नकछड़ी लड़की को उसके की सजा जरूर दूंगा और अपनी असली बेटी चू निंग की हर हाल में रक्षा करूंगा। जब उसने दोबारा आंखें खोली वो वापस आ चुका था, वायरस फैलने से 3 दिन पहले। उसी वक्त गू चिंगयान उसके पास आई। पापा, पॉकेट मनी चाहिए। पिछले जन्म की नफरत उसके अंदर से फूट पड़ी। उसने बिना कुछ कहे उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसकी बीवी और माँ भागती हुई आई और बिना बात जाने उसे डांटना शुरू कर दिया। तभी उसे याद आया, पिछले जन्म में मरने से ठीक पहले ही उसे पता चला था कि गू चिंगयान उसकी बेटी थी ही नहीं, वो उसकी बीवी और किसी और आदमी की नाजायज औलाद थी। पर इस बार उसने अपने गुस्से को छिपा लिया और झूठ बोला, अरे मैं तो बस मच्छर मार रहा था। फिर उसने उसे 1 लाख युआन वाला बैंक कार्ड दे दिया ताकि उसे लगे कि सब सामान्य है। उधर चू निंग ने डरते डरते पूछा, पापा मुझे 50 युआन चाहिए खाने के लिए। वो बहुत देर तक झिंझका, फिर पैसे दिए। वो जानता था अभी उसे सब्र रखना होगा। उसने अपने सचिव को बुलाकर एक गुप्त गिफ्ट लिस्ट तैयार करवाई और कहा, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। 3 दिन बाद दोनों बहनों का जन्मदिन पार्टी में शुरू हुआ। गोद ली हुई बेटी चमकते कपड़ों में जैसे कोई राजकुमारी और असली बेटी कोने में झाड़ू लगा रही थी जैसे घर की नौकरानी हो। गू चिंगयान ने सबके सामने उसका मजाक उड़ाया, नीचे झुको और मेरे जूते पॉलिश करो। सब हंसने लगे। तभी चू होंगयुआन अंदर आया। गू चिंगयान उसके पास दौड़ती आई, पापा मेरा गिफ्ट कहाँ है? सचिव ने पहला तोहफा ला कर दिया, 1 करोड़ों की हाई एंड ड्रेस। सब दंग रह गए और गू चिंगयान खुशी से चिल्ला उठी। फिर सबकी नजर चू निंग के गिफ्ट पर गई, सिर्फ 100 युआन का ट्रैक सूट। लोग ठाके मारने लगे, हाँ गरीब की बेटी है, ट्रैक सूट ही सूट करता है इसे। चू होंगयुआन बस हल्का मुस्कुराया, जब वायरस फैलेगा तो सिर्फ वही जिंदा बचेगी जो ये ट्रैक सूट पहनेगी। दूसरा गिफ्ट आया, गू चिंगयान को मिला 100 मिलियन युआन का विला और चू निंग को एक टूटा फूटा बेसमेंट। लोग फिर हंसे, ऐसी जगह तो कुत्ता भी ना रहे। उसकी बीवी बोली, घर में वैसे भी जगह कम है, इसे वहीं भेज दो। वो तुरंत मान गया क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो बेसमेंट असल में एक गुप्त सेफ शेल्टर था जो उसने करोड़ों लगाकर बनवाया था। गू चिंगयान और ज्यादा अकड़ गई, पापा तीसरा गिफ्ट क्या है? सचिव ने सोने हीरे से भरे बॉक्स लाकर रखे। वो खुशी से झूम उठी, वाह मैं तो सबसे अमीर हूँ। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, देखते हैं अब मेरी बहन को क्या मिला। सचिव ने फोन किया और एक बड़ा ट्रक अंदर आया। दरवाजा खुला और उसमें भरे थे इंस्टेंट नूडल्स, पानी की बोतलें और डिब्बा बंद खाना। लोग फिर हंसने लगे, हाँ लगता है स्कूल छोड़कर किराने की दुकान खोलने वाली है। गू चिंगयान और भी घमंडी हो गई, अब तो ये कभी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगी। लेकिन चू होंगयुआन बस शांत खड़ा रहा क्योंकि उसे पता था सिर्फ 3 मिनट बचे हैं वायरस फैलने में और ये कचरा ही जल्द सबसे कीमती चीज बनने वाला है। पुनर्जन्म के बाद लड़की ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने अपने ही हाथों से अपनी सबसे प्रिय क्यू स्टिक को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, क्योंकि वह जानती थी कि चाहे वह कितनी भी मेहनत से अभ्यास कर ले, उसकी सारी काबिलियत अंत में उसकी छोटी बहन के स्किल एक्सचेंज सिस्टम द्वारा छीन ली जाए। पिछले जन्म में वह बिलियर्ड्स प्रतियोगिता में पहुंची थी लेकिन सबसे आसान शॉट भी नहीं लगा पाई थी, जबकि उसकी बहन का टेबल पर हर मूव बिल्कुल उसी जैसा था। यहाँ तक कि उसने उसका सिग्नेचर फिनिशिंग मूव भी हूबहू कर दिया था। वह तुरंत अपनी बहन से सवाल करने, लेकिन उसके माता पिता ने बिना कोई सफाई दिए उसे डांटा और मारा। अपनी मौत से ठीक पहले ही उसकी बहन ने सच्चाई उजागर की। उसके पास एक कौशल अदला बदली प्रणाली थी। लड़की जितना ज्यादा अभ्यास करती उतनी ही ज्यादा उसकी बहन ताकतवर होती जा। अंत में लड़की गहरी नफरत और शिकायतों के साथ मर गई। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह क्वालिफाइंग टूर्नामेंट से पहले के कमजोर समय में पुनर्जन्म ले चुकी थी। अपने पिछले जीवन के दुख को याद कर उसने कसम खाई कि वह सच्चाई का पर्दाफाश करेगी और जिन्होंने उसे फंसाया है उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सचमुच इस बार भी सब कुछ पहले जैसा ही हुआ। उसके माता पिता उसके प्रति ठंडे रहे लेकिन उसकी बहन पर बेहिसाब प्यार लुटाते रहे। बचपन से ही उन्होंने उसकी बहन को लग्जरी कारों और आलीशान कोठियों से बिगाड़ रखा था। इस बार तो उन्होंने उसे फाइनल में पहुंचने की अग्रिम बधाई देते हुए एक लिमिटेड एडिशन क्यू स्टिक तक दे दी। उसका स्वार्थी और पक्षपाती पिता उससे जबरदस्ती कहने लगा कि वह क्वालिफायर में जानबूझकर अपनी बहन से हार जाए। जब उसने इनकार किया तो पूरा परिवार उस पर टूट पड़ा और उसे एहसान फरामोश कहने लगा। उसके पिता ने तो उसे मारने के लिए हाथ तक उठा लिया। उसकी बहन बीच बचाव करने का नाटक करने लगी और बोली कि वह निष्पक्ष मुकाबला करने को तैयार है। अपनी बहन की घबराहट देखकर लड़की को यकीन हो गया कि वह सच में उसकी स्किल्स चुरा सकती है, इसलिए इस बार वही त्रासदी दोबारा न हो। उसने अपनी क्यू स्टिक को
2 टुकड़ों में तोड़ दिया। यह देखकर उसकी बहन हैरान रह गई और जल्दी से पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या। लड़की ने कहा कि उसका मूड ठीक नहीं है और वह अभ्यास नहीं करना चाहती, बस तरबूज की एक प्लेट मिल जाए तो मन अच्छा हो जाएगा। उसकी बहन तुरंत तरबूज लाने भागी और उसके कंधे तक दबाने लगी। जब भी बहन जरा सी भी नाराजगी दिखाती, लड़की अभ्यास न करने की धमकी दे देती। 3 घंटे बाद जब वह पूरी तरह संतुष्ट हो गई, तो उसने क्यू स्टिक उठाई और सीधे टेबल की ओर चली गई। उसकी बहन मन ही मन खुश हो रही, पहले से ही प्रतियोगिता के दिन आसान जीत की कल्पना कर रही थी और वहां से चली गई। लड़की जानती थी कि उसकी स्किल्स छीने जाने से पहले उसे कुछ करना होगा, इसलिए वह सीधे वर्ल्ड बिलियर्ड्स मास्टर्स पजल चैलेंज में पहुंचा। कहा जाता था कि जो भी इस पहेली को हल कर लेता, वह अपने आप टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर जाता। चारों ओर नजर दौड़ाने पर उसने देखा कि अब तक कोई भी इसमें सफल नहीं हुआ था। उसने क्यू उठाई और वह शॉट लगाया जो उसकी किस्मत तय करने वाला था। जल्द ही क्वालिफाइंग का दिन आ गया, बिल्कुल पहले की तरह। शुरुआत में उसने शानदार खेल दिखाया, लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ, उसका प्रदर्शन अचानक बिखर गया। वह लगातार शॉट मिस करती, यहाँ तक कि सबसे आसान शॉट भी नहीं लग पाए। दर्शकों की हूटिंग और अपने पिता के गुस्से का सामना उसे करना पड़ा। दूसरी ओर उसकी बहन ने टेबल को पूरी तरह साफ कर दिया और उसका सिग्नेचर मूव भी दिखाया, जिससे उसे हर तरफ से तारीफ मिली। मैच मानो पहले ही हार चुका था, लेकिन वह शांत रही। उसके चेहरे पर कोई मायूसी नहीं। उसकी बहन ने ढोंग करते हुए उसे दिलासा दिया और कहा कि वह चाहती है कि वह हार को स्वीकार करे और अभ्यास करती रहे। उनके माता पिता भी तुरंत उसकी आलोचना में शामिल हो गए, यहाँ तक कि ऊंची आवाज में यह तक कहने लगे कि कहीं जन्म के समय उनकी बेटियां बदल तो नहीं गई थी। इस पर लड़की ने पलटकर कहा कि उन्होंने उसे कभी भी। छोटे लड़के ने अचानक अपने पिता के पास रखे पत्थर को देखा और हैरान रह गया। वह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि बेहद कीमती जेड का कच्चा पत्थर था। उसने तुरंत पिता को समझाया कि वह कोई जल्दबाजी न करे और यह भी कहा कि उसके पास कर्ज चुकाने का तरीका है। दरअसल उसके पिता कच्चे पत्थरों के जुए में अपनी सारी संपत्ति हार चुके थे और ऊपर से काफी कर्ज में डूब गए थे। हताश होकर वह इमारत से कूदकर जान देने वाले थे। अपने पिता को इस हालत में देखकर लड़का बेबस था, लेकिन तभी अचानक उसकी दिव्य दृष्टि जाग उठी। उसी के कारण उसने उस लाल जेड के पत्थर को पहचान लिया। लेकिन पिता को बेटे की बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वह बस उन्हें तसल्ली दे रहा है। नीचे जमा भीड़ भी जोर जोर से चिल्लाकर आदमी को समझाने लगी, जिंदगी रहेगी तो उम्मीद भी रहेगी। आखिरकार पिता ने बेटे पर भरोसा किया। अगले ही पल दोनों पत्थर काटने वाली दुकान पर पहुंचे ताकि मालिक उनसे पत्थर कटवा दे। लेकिन दुकानदार ने जैसे ही देखा कि सामने एक छोटा बच्चा है, उसने न सिर्फ पत्थर काटने से मना कर दिया बल्कि उसे दुकान से भगा देने की कोशिश की। लड़के ने जब देखा कि उसे इतनी हल्के में लिया जा रहा है, तो उसने अपनी काबिलियत दिखाने का फैसला किया। उसने तुरंत दुकानदार से कहा, चलो शर्त लगाते हैं। दुकानदार हंसा, तू एक बच्चा है, मुझसे क्या मुकाबला करेगा? किस बात की शर्त? लड़के ने कहा, अगर पत्थर से माल निकला तो तुम मुझसे माफी मांगोगे, अगर नहीं निकला तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। यह सुनकर दुकानदार ने तुरंत हामी भर दी। उसे पूरा यकीन था कि इस बच्चे के पत्थर से कुछ नहीं निकलेगा। भीड़ भी हंसने लगी और लड़के का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि पत्थर काटते ही उसमें से ग्लास टाइप उच्च गुणवत्ता वाला जेड निकलेगा। यह देखकर सब दंग रह गए। जो लोग अभी तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, वही अगले पल बोली लगाने लगे। कीमत तेजी से 10 लाख से बढ़कर 20 लाख तक पहुंच गई। लड़के ने जब कीमत को ठीक समझा तो सौदा मंजूर कर लिया। फिर उसने अर्थपूर्ण नजरों से दुकानदार की ओर देखा। दुकानदार समझ गया कि अब उसे शर्त पूरी करनी है। उसने तुरंत झुककर माफी मांगी। लड़के की तेज नजर देखकर जुए का अनुभवी खिलाड़ी लॉन्ग गे उन्हें एक कच्चे पत्थरों की नीलामी में ले जाने का निमंत्रण देता है। नीलामी स्थल पर पहुंचते ही लड़के ने अपनी दिव्य दृष्टि से एक पत्थर को देखा और तुरंत पहचान लिया। वह सम्राट हरा जेड था, जिसकी कीमत 1 करोड़ तक हो सकती थी। उसने तुरंत लॉन्ग गे से कहा कि नंबर 6 वाला पत्थर खरीद लो। यह सुनकर बाकी लोग हंसे और बोले, यह बच्चा तो मजाक करने आया है, लेकिन लॉन्ग गे को उसकी काबिलियत पर भरोसा था। उसने तुरंत 15 लाख में नंबर 6 पत्थर खरीद लिया। सबको चौंकाने के लिए लड़के ने वहीं पत्थर कटवाने की मांग की। उसने खुद पत्थर पर कटाई की लाइनें खींची। जब पत्थर खुला तो सबकी आंखें फटी रह गईं। लोग चिल्लाने लगे, यह तो जैसे तीसरी आंख खोलकर आया है। लॉन्ग गे बेहद खुश हुआ। उसे यकीन हो गया कि उसने सही इंसान पहचाना है। इसके बाद बोली फिर शुरू हुई। कीमत सीधे 30 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन लड़का जानता था कि इस पत्थर से अगर कलाकृति बनाई जाए तो उसकी बाजार कीमत कम से कम 1 अरब होगी। तभी अचानक नीलामी के पीछे से मालिक का आदमी झांगमा अपने गुर्गों के साथ अंदर आया। वह मुस्कुराते हुए बोला, वाह, बच्चे की नजर तो कमाल है। इतनी छोटी उम्र में ऐसा पत्थर पहचान लिया जिससे सम्राट हरा निकला। कमाल है। अभी अभी शेजियान ने कहा है तुम्हें यहीं रुककर बड़ा खेल खेलना होगा। लॉन्ग गे बोला, यह सब तो बच्चे की किस्मत थी, हम अब चलेंगे। झांगमा ने ठंडी आवाज में कहा, लगता है तुम शेजियान की इज्जत नहीं करते। आज की बाजी खेलनी ही होगी, चाहे खेलना चाहो या नहीं, वरना ठीक है, बताओ खेल क्या? राष्ट्रपति हैरान रह गया जब उसने देखा कि सफाई करने वाली महिला पोछा लगाते समय बाल्टी में संतरे के छिलके डाल रही थी। उसी पल उसे लगा कि यह औरत उसकी वो पत्नी हो सकती है जो सालों पहले खो गई थी, क्योंकि सिर्फ उसकी पत्नी ही यह गुप्त तरीका इस्तेमाल करती थी, कोई और नहीं जानता था। लेकिन जब उसने महिला के चेहरे पर भयानक सा निशान देखा तो राष्ट्रपति थोड़ा झिझक गया और अपनी शंका की पुष्टि करना चाहा। उसने भीगी हुई महिला से कहा कि जाकर कपड़े बदल आए। लेकिन जब उसने देखा कि वह वही कपड़े पहन रही है जो उसकी पत्नी गुम होने से पहले पहना करती थी, तो उसका शक और गहरा गया। उसने उसे बताया कि उसकी पत्नी कई सालों से लापता है और उसके दोनों बच्चे उसे बहुत याद करते हैं। महिला ने बस उसे सांत्वना दी, कहते हुए कि वह किसी दिन अपनी पत्नी से जरूर मिल जाएगा। तभी अचानक उसका बेटा वहाँ आ गया और जैसे ही उसने यह दृश्य देखा, उसने सोचा कि सफाई करने वाली उसके पिता को बहका रही है। बिना सोचे समझे उसने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसे भद्दी
गंदी और घिनौनी कहकर राष्ट्रपति गुस्से से भर उठा। उसने अपने बदतमीज बेटे को सबक सिखाने के लिए उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बेटा गुस्से और चोट से भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि 20 साल में जिसने कभी उसे हाथ तक नहीं लगाया, आज उसने किसी अजनबी औरत के लिए उसे मार दिया। उसी रात उसने उस महिला और उसकी बेटी को बेसमेंट में बंद कर दिया और उनकी आंखों के सामने उसने लड़की के दोनों हाथ एक बैट से तोड़ दी। महिला तुरंत अपनी बेटी को अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा वरना लड़की के हाथ बच नहीं पाएंगे। ऑपरेशन की कीमत 30,000 थी और महिला के पास इतने पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसने अपनी 20 साल से पहनी हुई अंगूठी बेच दी। यह खबर राष्ट्रपति तक पहुंची और उसने उस अंगूठी को तुरंत पहचान लिया। वही अंगूठी जो उसने खुद अपनी पत्नी को दी थी, दुनिया में जिसका एक ही टुकड़ा था और उस पर उसकी पत्नी का नाम खुदा था। उसने तुरंत पता लगाने का आदेश दिया कि इसे किसने बेचा है। उधर महिला अपने सारे रिश्तेदारों से पैसे मांगती फिर रही थी, लेकिन कुल मिलाकर उसे सिर्फ 10-12 हजार ही मिल पाए। उसे अभी भी 20,000 की कमी थी। डॉक्टर को उस पर दया आ गई और उसने बताया कि यह अस्पताल राष्ट्रपति के समूह के साथ जुड़ा है। वहाँ के कर्मचारी और उनके परिवार वाले 85% की छूट पा सके हैं, जिससे उसकी बेटी की जान बच सकती थी। इसलिए महिला ने किसी भी तरह राष्ट्रपति की कंपनी में सफाई कर्मचारी की नौकरी पाने की कोशिश की। सुपरवाइजर ने देखा कि वह मेहनती है और उसे ऑफिस बुलाकर उसकी औपचारिक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। महिला बहुत खुश थी। उस दस्तावेज से उसे ऑपरेशन का डिस्काउंट मिल जाता, लेकिन जैसे ही वह काम से बाहर निकली, किसी ने पीछे से उसे जोर का धक्का मारा। वह राष्ट्रपति का बेटा था। वह बदला लेना चाहता था क्योंकि उसे अभी भी लगता था कि महिला उसके पिता को फंसाने की कोशिश कर रही है। सबके सामने वह उसकी कपड़े फाड़ना चाहता था। महिला घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि उसकी बेटी अस्पताल में इंतजार कर रही है। यह सुनकर बेटे को समझ आया कि महिला उस रोजगार प्रमाण पत्र को इतना क्यों बचा कर रख रही थी। उसने उसे तड़पाने का एक और क्रूर तरीका सोचा। उसने धमकी दी कि या तो वह खुद को 1000 थप्पड़ मारे या वह उसका दस्तावेज फाड़ देगा। अपनी बेटी को याद कर महिला ने जल्दी जल्दी खुद पर थप्पड़ मारने शुरू किए, एक के बाद एक, जब तक कि 1000 पूरे नहीं हो गए। फिर उसने हाथ बढ़ाकर अपना प्रमाण पत्र वापस मांगा, लेकिन बेटे ने चेहरे पर घृणा के साथ वह कागज मरोड़ा और उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया। महिला घबराकर उसके पीछे पानी में कूद पड़ी, लेकिन थकान से वह बेहोश हो गई। उसी वक्त जब उसकी जान खतरे में थी, राष्ट्रपति समय पर वहाँ पहुँच गया। जो सब्सक्राइब करेगा उसको ही पार्ट 2 मिलेगा। एक लड़की अस्पताल में खाना डिलीवर करने आई थी, लेकिन सीईओ ने उसे देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जिससे 1 महीने पहले एक रात का रिश्ता बना था। लड़की अभी अभी एक छोटे सी टिप पाकर खुश हुई ही थी कि अचानक सीईओ ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की घबरा गई। तभी उसे एहसास हुआ कि सामने वाला वही व्यक्ति है जिससे उसकी जिंदगी उलझी हुई है। सीईओ तुरंत उसे बाहर ले गया। कार में बैठते वक्त लड़की का घुटना लग गया। सीईओ ने झट से उसे सहारा देकर बैठाया, फिर कार से मरहम निकालकर उसके घुटने पर लगाने लगा। लड़की उसकी इस नरमी को देखकर थोड़ी खुश हुई। तभी उसकी नजर कार के अंदर रखे कार्टून वाले खिलौने पर पड़ी। उसे लगा कि शायद सीईओ की शादी हो चुकी है। अपने मन में तय किया कि वह उसके परिवार को कोई परेशानी नहीं देगी। तभी अचानक वो बोली, मेरे पैसे कहाँ गए? उसे पता चलता है कि माँ ने उसकी मेहनत की कमाई जो उसने पढ़ाई की फीस के लिए बचाई थी सब चुपके से निकाल ली है। वह गुस्से में घर पहुंचती है और माँ से सवाल करती है, तो माँ बेपरवाही से कहती है, मैंने तेरे भाई के लिए महंगे कपड़े जूते खरीद दिए। लड़की गुस्से में भाई से कहती है कि सब लौटाओ, लेकिन माँ उल्टा उसी को डांट देती है और ऊपर से कहती है, तू एक बूढ़े अमीर आदमी से शादी कर ले। लड़की इनकार करती है तो माँ उसे घर से निकाल देती है। अब वह बेघर होकर सड़कों पर भटक रही होती है। तभी सीईओ ठीक समय पर उसके पास आता है, अपना कोट पहना देता है और घर ले जाकर उसके बाल सुखाता है। लेकिन लड़की सोचती है वह तो शादीशुदा है, मैं उसके घर बोझ नहीं बन सकती, इसलिए वह कहती है कि वह बाहर किराए पर कमरा लेकर रहेगी। सीईओ मुस्कुराकर कहता है, 1 महीने में 10,000 की नौकरी चाहिए? लड़की पूछती है, सिर्फ ऑफिस का काम? वह जवाब देता है, नौकरी इतनी आसान नहीं, 24 घंटे मेरी देखभाल करनी होगी, हर वक्त साथ रहना होगा। लड़की झट से मान जाती है, पर उसने अब तक उसको अपने प्रेग्नेंट की बात नहीं बताई थी। वो अस्पताल जाकर बच्चा गिराने का फैसला करती है, लेकिन सीईओ वहीं आ जाता है। वह घबरा जाती है और झूठ बोलती है, मैं बस कमजोरी की दवा लेने आई हूँ। सीईओ उसे काम पर लौटने का आदेश देता है तो वह मजबूरन उसके साथ लौटती है, लेकिन कार से उतरते वक्त उसका प्रेगनेंसी रिपोर्ट वहीं गिर जाती है। सीईओ उसे उठाता है और शक करता है कि यह बच्चा उसी का है। इधर सीईओ की दादी को भी उस लड़की के बारे में पता चलता है। वह उसकी सच्चाई परखने के लिए अगले दिन साफ सफाई करने वाली का भेष बनाकर कंपनी पहुंचती है। वहीं एक अहंकारी और चालाक लड़की उससे टकरा जाती है। दादी गिर पड़ती है और दिल का दौरा पड़ जाता है। दवा की शीशी हाथ से दूर गिर जाती है। पास खड़ी औरत दवा उठाने के बजाय उसे और दूर लात मार देती है। सौभाग्य से वह गर्भवती लड़की समय पर पहुंच जाती है और दादी को बचा लेती है। दादी मुस्कुराकर कहती है, अगर तुम्हें काम है जाओ, मैं ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही लड़की चली जाती है, वो चालाक औरत एक फूलदान लेकर आती है और गलती से उसे गिरा देती है। फिर सारा दोष दादी को देती है, तुम्हारी वजह से यह 5 लाख का फूलदान टूट गया। लड़की लौटकर दादी का पक्ष लेती है, गलती आपकी नहीं इसकी है। वो औरत कहती है, तू तो बस एक इंटर्न है, तुझे बोलने का हक नहीं। लड़की कहती है, यह असली नहीं नकली है, यह एक नकली फूलदान है। वो औरत झूठी शान में कहती है, यह असली है, 5 लाख की है। लेकिन जब लड़की कहती है कि चलो किसी विशेषज्ञ से जांच करा लेते हैं, तो वह औरत डर जाती है, गुस्से में चिल्लाती है, ये तुमसे कोई मतलब नहीं, दादी से पैसे दिलवाओ। तभी सीईओ का असिस्टेंट भागता हुआ आता है, सर आपकी दादी नीचे किसी से झगड़ रही है। सीईओ नीचे पहुंचता है और जब सबको पता चलता है कि वह औरत असल में सीईओ की दादी है, तो सबके चेहरे उतर जाते हैं। वो चालाक औरत और उसका साथी सिक्योरिटी बुलाते हैं, इन्हें बाहर फेंको। लेकिन तभी सीईओ की आवाज गूंजती है, रुको। एक आदमी ने अपनी पत्नी के लिए कार खरीदने में $2 मिलियन खर्च किए। अचानक अगले ही पल उसके बैंक कार्ड में $20 मिलियन जमा हो गए। पता चला कि उस आदमी को एक सुपर पावर मिल गई थी। जब भी वह अपनी पत्नी पर पैसे खर्च करता था, उसे 10 गुना कैशबैक मिलता था। तो उसने अपनी पत्नी के लिए $5 की पानी की बोतल खरीदने की कोशिश की। पक्का अगले ही पल उस आदमी के बैंक कार्ड में $50 जमा हो गए। फिर वह आदमी तुरंत अपनी पत्नी को एक महंगे रेस्टोरेंट में ले गया। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा महंगी डिश ऑर्डर की। उसकी पत्नी ने पैसे बर्बाद करने के लिए उसे डांटा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पैसे पहले ही आदमी के बैंक कार्ड में 10 गुना वापस आ चुके थे। उसी समय पत्नी की माँ ने अचानक फोन किया। उसे आदमी और उसकी बेटी की सीक्रेट शादी के बारे में पता चला। माँ को अपनी बेटी का एक गरीब आदमी के साथ होना पसंद नहीं
था। उसने उससे अभी वापस आने और एक अमीर बिजनेसमैन के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा। आदमी जानता था कि अपनी सास की मंजूरी पाने के लिए उसे जल्दी से एक अच्छी कार और घर खरीदना होगा और खुद जाकर प्रपोज करना होगा, लेकिन उस समय उसके पास उतने पैसे नहीं थे। तो वह आदमी अपनी पत्नी को एक ज्वेलरी स्टोर में ले गया और उसे स्टोर का सबसे महंगा जेड नेकलेस खरीद दिया। लेकिन उसकी पत्नी को लगा कि आदमी पैसे बर्बाद कर रहा है। वह गुस्सा हो गई और घर चली गई। उसे नहीं पता था कि आदमी को अपनी सुपर पावर से पहले ही $2 मिलियन से ज्यादा मिल चुके थे। ज्यादा पैसे कमाने के लिए वह आदमी अपनी पत्नी की आईडी लेकर एक डीलरशिप पर गया और बिना किसी झिझक के उसके लिए $2 मिलियन की मर्सिडीज खरीद ली। हालांकि इस बार आदमी को न सिर्फ $20 मिलियन मिले बल्कि एक एक्स्ट्रा पोर्श भी मिली। जब उसने कार की चाबियां देखी तो आदमी को आखिरकार समझ आया कि अपनी पत्नी पर एक निश्चित रकम खर्च करने से छिपे हुए सुपर पावर रिवॉर्ड मिलेंगे। जैसे ही आदमी जाने वाला था, उसकी पत्नी की सबसे अच्छी दोस्त ने उसे अचानक आवाज दी। जब उसे पता चला कि वह यहाँ कार खरीदने आया है, उसे लगा कि वह मजाक कर रहा है और उसने उसे बताया कि अमीर दूसरी पीढ़ी का बेटा आदमी की पत्नी के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रहा है। यह सुनकर आदमी तुरंत अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए गाड़ी चलाने की तैयारी करने लगा, लेकिन उस औरत ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि आदमी के पास कार है। आदमी के जाने के बाद सेल्समैन ने उस औरत को आदमी का इनवॉइस दिखाया। जब उसने $2 मिलियन की रकम देखी तो वह हैरान रह गई, इसलिए वह तुरंत उस आदमी की पत्नी के घर गई और उन्हें इस बारे में बताया। लेकिन सबको इस पर शक हुआ। तभी पत्नी को उस आदमी का मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि वह यह देखने के लिए उसके घर के नीचे आया है कि क्या उस आदमी के पास सच में पैसे हैं। माँ तुरंत अपनी बेटी को उससे मिलवाने के लिए नीचे ले गई। अचानक उन्होंने देखा कि बड़ी बहन और जीजा एक पोर्श कार देख रहे थे। वे कम से कम $20 मिलियन की लग्जरी कार की तारीफ कर रहे थे। माँ ने कहा कि अगर उस आदमी के पास पैसे होंगे तो वह उनकी शादी का विरोध नहीं करेगी। उसी पल वह आदमी पोर्श से बाहर निकला। अगले भाग के लिए जल्दी कमेंट में यस लिखे। लड़की के दोबारा जन्म लेते ही उसने सबसे पहला काम ये किया कि कंपनी से मिला सोने का बिस्किट जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। जोरदार टक्कर के बाद सोने की परत के नीचे से फीकी काली पेंट की परत दिखने लगी। उसके सहकर्मी दंग रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सोने का बिस्किट नकली था। पिछली जिंदगी में कंपनी ने उसकी उपलब्धि पर खुश होकर सालाना समारोह में उसे 1 किलो का भारी सोने का बिस्किट दिया था। भोली लड़की ने उस पर पूरा भरोसा कर लिया और खुशी खुशी ये खबर अपनी माँ को बता दी। माँ भावुक हो उठी। उन्हें डर था कहीं बिस्किट चोरी न हो जाए, इसलिए वो उसे हर रात सीने से लगाकर सोती थी। लेकिन 1 साल बाद माँ को लाइलाज बीमारी का पता चला। ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने की मजबूरी में लड़की को वो सोने का बिस्किट गिरवी रखना पड़ा। तभी उसे पता चला कि वो नकली है। अंदर जहरीली भारी धातुएं भरी थीं, जो लंबे समय तक रखने से गंभीर नुकसान कर सकती थीं। गुस्से से भरी लड़की नकली सोना लेकर अपने बॉस के पास पहुंची और अपना $1 मिलियन का बोनस वापस मांगा। लेकिन बेशर्म बॉस ने सब कुछ नकार दिया। उल्टा उस पर जबरन वसूली का आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। जेल जाते ही कुछ समय बाद उसे खबर मिली कि उसकी माँ बीमारी से चल बसी। टूटे दिल और पछतावे में डूबी लड़की भी अंततः मर गई। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वो 1 साल पीछे वार्षिक समारोह से ठीक 1 दिन पहले जाग चुकी थी। उसी वक्त बॉस और उसकी पत्नी उसके बोनस पर चर्चा कर रहे थे। सरप्राइज देने के नाम पर बॉस कुछ खास देने की बात कर रहा था। दोनों की बातें सुनकर लड़की ने तुरंत पूछा, आखिर इनाम है क्या? मजबूरी में बॉस ने सोने के बिस्किट का जिक्र किया और दावा किया कि वो 1 किलो का है, जिसकी कीमत उसके $1 मिलियन बोनस से भी ज्यादा है। लड़की ने हैरानी जताते हुए खुशी का नाटक किया और चुपचाप अपनी सीट पर लौट गई। उसी समय कंपनी का इंटर्न चुपके से बॉस के केबिन में घुसा। उसे देखकर लड़की के मन में गुस्सा उबल पड़ा। पिछली जिंदगी में जिस बड़े सौदे को उसने मेहनत से हासिल किया था, उसका श्रेय बॉस ने उसी इंटर्न को दे दिया था। तब उसने सोने के लालच में चुप्पी साध ली थी, लेकिन मरने के बाद उसे पता चला था कि वो इंटर्न दरअसल बॉस का प्रेमी था। जैसा उसने सोचा था, कुछ ही मिनटों बाद बॉस इंटर्न को लेकर उसके पास आया और बोला, अगले कुछ दिन इसे काम सिखा दो। तभी कॉर्पोरेशन से जॉन का फोन आया। उसने डिनर पर बिजनेस की बात करने के लिए बुलाया। इंटर्न, जो बड़ा सौदा हथियाना चाहता था, जिद करने लगा कि वो भी साथ चलेगा। लड़की ने बिना हिचक हामी भर दी। जॉन एक मशहूर आशिक मिजाज आदमी था और इंटर्न खुद ही जाल में फंसना चाहता था। तो उसने सोचा क्यों न खेल खेला जाए। जैसा उम्मीद था, इंटर्न जॉन को देखते ही फ्लर्ट करने लगा। दोनों जल्द ही घुल मिलकर बातें करने लगे। लड़की ने बहाना बनाया कि उसे कॉल करनी है और बाहर निकल गई। लौट कर आई तो जॉन इंटर्न को ऊपर निजी कमरे में ले जा चुका था। लड़की के होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत जॉन की पत्नी को फोन किया। इंटर्न समझ रहा था कि उसने कोई बड़ा सहारा ढूंढ लिया है, पर असली ताकत जॉन की पत्नी अन्ना के हाथ में थी। कुछ ही देर में अन्ना अपने लोगों के साथ कमरे में घुस आई और बिना देर किए इंटर्न की जमकर पिटाई कर दी। उसी दौरान लड़की ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन वार्षिक समारोह तय समय पर शुरू हुआ। एक युवक को अचानक एक तांबे का सिक्का मिल जाता है। वह इसे बस एक साधारण नकली चीज समझता है, लेकिन किस्मत आजमाने के लिए वह उसे एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर दिखाने का फैसला करता है। दुकान का मालिक एक नजर में पहचान लेता है कि यह कयानालोंग तोंगबाओ का मूल सिक्का है और तुरंत 5000 युआन की कीमत लगा देता है। ठीक है, सौदा पक्का। पैसे मिलते ही युवक तुरंत प्राचीन बाजार में किस्मत आजमाने निकल पड़ता है। वहाँ उसे एक योंगजेंग काल का कटोरा दिखाई देता है। अरे मालिक, ये चीज कितने की है? दुकानदार पहले तो 30,000 मांगता है। युवक
युवक समझदार था, पलटकर जाने लगा। 500 इतना सुनते ही युवक तुरंत पैक करने को कह देता है। अगले ही पल वह कटोरा लेकर फिर उसी प्राचीन दुकान पर पहुंचता है। वहाँ उसकी मुलाकात उस लड़की शियाहुआ से हो जाती है जिसे वह लंबे समय से चुपचाप पसंद करता था। दुकान का मालिक पूछता है कि आज क्या नई चीज लाए हो। युवक तुरंत कटोरा निकालता है। जांच के बाद पता चलता है कि इसका रंग मुलायम है, मिट्टी बेहद बारीक है और यह सच में योंगजेंग काल की असली वस्तु है। दुकानदार इसे 15 लाख में खरीदने को तैयार हो जाता है, लेकिन शियाहुआ को उस पर भरोसा नहीं होता। वह शर्त लगाती है अगर वह आज फिर कोई बड़ा सौदा कर दिखाए तो वह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ये तुमने कहा है, पीछे नहीं हटना। हाँ, वादा रहा। असल में युवक इतना तेज इसलिए नहीं था कि उसके पास कोई सुपर पावर थी, बल्कि उसके फोन में एक अजीब सा ऐप था, नकली नेविगेशन। दूसरे नेविगेशन रास्ता बताते हैं, लेकिन यह ऐप बताता है कि आसपास कहाँ छिपा है महंगा खजाना। बस इसके बताए अनुसार चलो और खजाना मिल जाएगा। इसके बाद युवक शियाहुआ को लेकर फिर प्राचीन बाजार पहुंचता है। नेविगेशन बताता है आगे 10 मीटर पर एक स्टॉल में 8 लाख की कीमत वाला एक टिकट है। वे उसी स्टॉल पर पहुंचते हैं। युवक एक पुरानी फटी हुई तो रिपब्लिक दौर की पुरानी धरोहर है, 30,000 से कम नहीं। युवक तुरंत मना कर देता है, ये तो जानबूझकर पुरानी बनाई गई बेकार किताब है, ज्यादा से ज्यादा 500। ठीक है, 500 ही दे दो। इस तरह युवक सिर्फ 500 में करोड़ों का टिकट खरीद लेता है। वे फिर दुकान पर लौटे हैं। जैसे ही दुकानदार देखा है, उत्साह में खड़ा हो जाता है। यह पूरा देश लाल नाम का दुर्लभ डाक टिकट था जो अब बिल्कुल बंद हो चुका है और बेहद कीमती माना जाता है। दुकानदार 1,30,00,000 में खरीदने की पेशकश करता है। युवक खुशी खुशी मान जाता है। इस तरह युवक को पैसा भी मिला और इज्जत भी, साथ ही शियाहुआ नाम की गर्लफ्रेंड भी। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, फोन पर फिर नोटिफिकेशन आता है, 50 मीटर आगे वांग शीजी की असली लिखावट है जिसकी कीमत 10 अरब है। क्या बेरोजगारी, इतना बड़ा सौदा तो हमारी ही नीलामी में जाएगा। लेकिन वहाँ मौजूद लोग हंसते हैं, वांग शीजी की असली लिखावट, ये तो बेकार कागजों का ढेर है। इस अनुपात से तो मिंगछिंग काल की नकल भी नहीं, ये धोखेबाज है। मालिक कहता है ये मेरे पूर्वजों से चला आ रहा है, असली है। लेकिन अफसोस ये असली नहीं है। देखने से लगा है कि ये मिंगछिंग काल के किसी अनजान सुलेकार की नकल है। मैंने कहा ही था, यहाँ तक कि लिन बुजुर्ग भी यही कह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जन्म के बाद ही पता लग गया कि वह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। यह बात उसके पहले जन्मदिन पर ही सामने आ गई। उस दिन उसकी किस्मत चुनने की रस्म रखी गई, लेकिन उसने सामने रखी किसी भी चीज को नहीं चुना। उसकी उंगली सीधे टीवी स्क्रीन की ओर उठ गई, जहां एक कबाड़ स्टॉक हरे रंग में चमकते हुए लगातार गिर रहा था। यह देखते ही उसके पिता ने बिना सोचे अपनी पूरी जमा पूंजी उसी स्टॉक में लगा दी। पास खड़े उसके 2 बड़े भाइयों ने तुरंत चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह स्टॉक लगातार गिर रहा है और इसमें पैसा लगाना सीधे दिवालियापन की ओर ले जाएगा। लेकिन पिता का भरोसा अटूट था, क्योंकि 100 साल में यह परिवार में जन्मी पहली लड़की थी। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि यह लड़की अपने परिवार के लिए असीम सौभाग्य लाएगी। और सच में शेयर खरीदने के कुछ ही समय बाद एक बड़ी खबर मिली। उस कंपनी को एक कॉर्पोरेट दिग्गज ने खरीद लिया और स्टॉक की कीमत पल भर में आसमान छूने लगी। जब लड़की किंडरगार्टन में पहुंची तो पिता एक खनन परियोजना में निवेश करना चाहते थे। सारे विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, लेकिन पिता ने फिर भी अपनी बेटी को कॉल करके उसकी राय पूछने की कोशिश की। उसी वक्त लड़की ने खेलते खेलते ईंटों का एक ढेर गिरा दिया। ये देखकर पिता तुरंत समझ गए। उन्होंने खनन खरीदने की योजना रद्द कर दी। अगले ही दिन खबर आई कि वह खनन अचानक दिवालिया हो गया। इस तरह लड़की के इशारों और फैसलों के सहारे 18 साल बाद एक साधारण परिवार एक विशाल बिजनेसमैन साम्राज्य बन चुका था। सबसे बड़ा भाई ऊर्जा क्षेत्र का बादशाह बन गया, दूसरा भाई रियल एस्टेट पर राज करने लगा और तीसरा भाई एक बड़े मीडिया समूह का मालिक बन गया। एक दिन खबर फैली कि तीनों भाइयों को अचानक घर बुलाया गया है। बाहर की दुनिया में अफवाह उड़ने लगी कि अब विरासत के लिए भयानक लड़ाई होने वाली है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। तीनों भाई अपनी छोटी बहन के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने आए थे। घर में कदम रखते ही तीनों भाइयों ने उसके सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने उससे समूह की चेयरमैन बनने की विनती की, क्योंकि वे जो कुछ भी बने थे सिर्फ उसकी सलाह की वजह से बने थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि उसके चेयरमैन बनने से ही परिवार आगे बढ़ सकता है। लेकिन लड़की को इस पद में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसका ध्यान अपने ग्रेजुएशन समारोह पर था। यह सुनते ही भाइयों ने उसे खुश करने की कोशिश शुरू कर दी। तीसरे भाई ने तो अपनी मशहूर एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड को भी स्कूल जाकर उसकी बहन का हौसला बढ़ाने भेज दिया। हालांकि उस एक्ट्रेस को यह काम अपने स्तर से नीचे लगा। फिर भी वह अमीर परिवार में शादी करने के लिए स्कूल पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि स्कूल का गेट मरम्मत के कारण बंद था। पहले से ही गुस्से में भरी एक्ट्रेस जबरदस्ती अंदर घुसने लगी। उसके सहायक ने काम कर रहे मजदूर की सीढ़ी जोर से धक्का देकर हटा दी। उसी नाजुक पल में लड़की वहां से गुजरी और उसने सीढ़ी थाम ली। उसने मजदूर को गिरने से बचा लिया, लेकिन इसी दौरान एक्ट्रेस द्वारा लाया गया ब्रेसलेट उसके हाथ से गिरकर टूट गया। कीमती ब्रेसलेट टूटते ही एक्ट्रेस आग बबूला हो गई। उसने लड़की और मजदूर पर भद्दी गालियां बरसानी शुरू कर दी। उन्हें बेवकूफ और अनपढ़ कहकर अपमानित किया। यह तक कह दिया कि वे पूरी जिंदगी काम करके भी ऐसा ब्रेसलेट नहीं खरीद सकते। लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत मुआवजे के लिए एक चेक निकाला, लेकिन साधारण कपड़ों में लड़की को देखकर एक्ट्रेस ने उसे ढोंगी समझ लिया। उसने चेक को वहीं फाड़ दिया और लड़की को जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। जब एक्ट्रेस और गालियां देने वाली ही थी, तभी लड़की का फोन बज उठा। कॉलर आईडी पर तीसरे भाई का नाम था। उसे लगा कि लड़की उसके बॉयफ्रेंड की प्रेमिका है। गुस्से से पागल होकर उसने लड़की को कुछ कहने का मौका भी नहीं दिया। औरत ने सुनहरे हेलमेट को उठाया और एक नजर में पहचान लिया कि अभी अभी गोली चलाने वाला स्नाइपर उसी छत पर था। लेकिन वह घबराई नहीं। भागने के बजाय उसने एक सिक्का उठाया और सीधा उछाल दिया। ये लड़की तो आसान नहीं लगता है अब मुझे गंभीर होना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ महिला भी समझ चुकी थी कि सिर्फ रक्षा करने से कुछ नहीं होगा, अब हमला करना ही पड़ेगा। उसने महिला ने अपने गुरु की जगह लेकर मुख्य अभियंता का पद हासिल करने की साजिश रची। इसीलिए जब वह पूरी रात जाग कर काम करने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करने को ढह गया तो उसने उसकी तस्वीरें खींची और उन्हें नए नियुक्त कारखाना निदेशक को भेज दिया। निदेशक ने तुरंत कार्रवाई की, उसे उस आदमी की भूमिका में बैठा दिया और फिर उसे किनारे कर दिया। उसे गोदाम की निगरानी पर लगा दिया, जबकि उसे केवल सबसे न्यूनतम मानक वेतन ही दिया गया। आदमी गुस्से से नहीं फटा और बिना किसी शिकायत के गोदाम चला गया। लेकिन उसका शांत रहना कमजोरी नहीं था। वह इस अपमान का हिसाब अपने तरीके से चुकता करना चाहता
चाहता था। वह महिला शिष्या की असली क्षमता को अच्छी तरह समझता था और जानता था कि उत्पादन मशीन में अब भी गंभीर खामियां हैं। फिर भी वह मानती रही कि उसने उसकी सारी कला सीख ली है और डिलीवरी के निर्णायक समय में उसे रिपोर्ट करने की हिम्मत कर बैठी, इस बात से अनजान कि परिणाम बेहद क्रूर होंगे। जैसे ही आदमी ने मुड़कर जाने का कदम बढ़ाया, मशीन ने एक चुभने वाला तेज अलार्म चीखते हुए बजा दिया। महिला ने आत्मविश्वास के साथ इसे सामान्य प्रोग्राम त्रुटि माना और जल्दी से अलार्म बंद कर दिया, जिससे वह और निदेशक जश्न मनाने लगे। लेकिन तभी एक और ज्यादा कठोर और तेज अलार्म फिर से फूट पड़ा। मजदूरों ने आउटपुट की जांच की और पाया कि अंदर बने सभी पुर्जे दोषपूर्ण थे और गुस्से में भरे निदेशक ने महिला को फिर से देखने का आदेश दिया, मगर वह हिचकिचाई और पास जाने से बचती रही क्योंकि उसे डर था कि मशीन फट सकती है। कोई दूसरा विकल्प न होने पर निदेशक ने उसी से आदमी को वापस बुलवाया और महिला ने बेचैनी से उससे स्थिति देखने को कहा, जबकि भीतर ही भीतर वह इस बात पर खुश हो रही थी कि उसकी विश्वासघात के बावजूद वह मदद करने आ ही गया। उसी क्षण आदमी सीधे टाइम क्लॉक मशीन के पास गया, पंच आउट किया और दिन के लिए चला गया। जबकि महिला ने गुस्से में मांग की कि गुरु होने के नाते जब बुद्धि को कठिनाई आए तो उसे मदद करनी चाहिए। आदमी ने इस दावे को ठुकरा दिया, साफ कर दिया कि वह उसे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार नहीं करता और फिर से जाने के लिए मुड़ गया। निदेशक ने उसे रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़कर रास्ता रोका और अधिकार के बल पर उसे मशीन ठीक करने का आदेश देने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह पहले ही काम से पंच आउट कर चुका है और उसे गोदाम ड्यूटी पर घटा दिए जाने के बाद आदेश मानने की कोई वजह नहीं है। निदेशक ने उसे 3 दिन में शिपमेंट न भेज पाने पर होने वाले संभावित नुकसान दिखाकर दबाव डालने की कोशिश की। फिर भी आदमी टस से मस नहीं हुआ। उसने बताया कि उसे न्यूनतम वेतन मिल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस पे 0 कर दी गई है और जरूरत पड़े तो निदेशक उसे बस निकाल सकता है। जवाब न दे पाने पर महिला निदेशक ने उसका सहयोग पाने के लिए उसे मुख्य अभियंता का पद वापस देने की पेशकश की। तब आदमी ने जानबूझकर स्थिति को केवल तापमान जोन नियंत्रण की समस्या बताकर हल्का किया और जोर दिया कि इसे अगले दिन तक टाला जा सकता है। फिर वह चल दिया। जब महिला शिष्या ने इसे एक साधारण तापमान नियंत्रण समस्या के रूप में सुना तो उसने डींग मारी कि इतनी छोटी बात उसके ध्यान के लायक नहीं है और वह खुद इसे ठीक करने की कोशिश करने चली गई। वह पूरी रात जूझती रही और जब अगला दिन आया और आदमी काम पर लौट आया तब भी उसने मरम्मत पूरी नहीं की थी। नौजवान को अनजाने में एक बहुत कीमती उल्कापिंड मिल गया। उसने तुरंत 5 युआन निकालकर आंटी को दे दिए और कहा कि ये सारी चीजें वह ले लेगा। आंटी के जाते ही उसने बोतल से उल्कापिंड निकाल लिया और सीधे एक मशहूर प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर पहुंचा। दुकान के मालिक ने एक नजर में पहचान लिया कि यह चांद का उल्कापिंड है। उसने बताया कि ऐसे पत्थर ग्राम के हिसाब से बिकते हैं और प्रति ग्राम कीमत 500 से 1000 के बीच होती है। अगर बेचना है तो पहले तौल लेते हैं। नौजवान की सहमति के बाद उसने उसे तराजू पर रखा। 75 ग्राम है, मैं तुम्हें 700 प्रति ग्राम के हिसाब से देता हूँ, कुल 52,500। देखो झाओ साहब, आप साफ दिल के आदमी हैं, जैसा आप कहें वैसा ही सही। मालिक को उम्मीद नहीं थी कि नौजवान इतना सीधा मान जाएगा। अगले ही पल उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। नौजवान हैरान था। कुछ ही घंटों पहले अनजाने में सक्रिय हुआ उसका सुपर कबाड़ सिस्टम इतना जबरदस्त निकलेगा। इतनी सी चांद की उल्का से ही 50,000 से ज्यादा मिल गए और ज्यादा कमाने के लिए वह सीधे एंटीक मार्केट में छिपे खजाने ढूंढने निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसकी नजर गुआंगशू दौर की गुलाबी चीनी मिट्टी की प्लेट पर पड़ी, जिसकी कीमत 17 लाख बताई जा रही थी। वह तुरंत आगे बढ़कर देखने लगा। दुकानदार ने उससे जवान समझकर नया खिलाड़ी समझा और हंसते हुए बोला कि उसके यहाँ सब असली माल है, जो भी खरीदेगा घाटे में नहीं रहेगा। नौजवान ने प्लेट की कीमत पूछी। 2000। मैं तो बस खेलने के लिए ले रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 500। ठीक है, बिल बना देता हूँ। कुछ ही देर में सौदा हो गया। तभी दूर से श्याओ हुआ आई। उसने एक नजर में समझ लिया कि नौजवान के हाथ की प्लेट मामूली नहीं है। उसे हैरानी हुई कि इस लड़के की नजर इतनी तेज है और उसके मन में उसके लिए थोड़ी अच्छी भावना पैदा हो गई। उसने उसे अपने घर की दुकान पर आने का निमंत्रण दिया। दोनों एक दूसरी एंटीक दुकान पर पहुंचे। तब नौजवान को एहसास हुआ कि जहां उसने अब भी चांद का पत्थर बेचा था वह दुकान श्याओ हुआ के परिवार की ही थी। तभी मालिक बाहर आया और श्याओ हुआ से पूछा कि उसने क्या नया खजाना पाया है। नौजवान ने बिना हिचक प्लेट आगे बढ़ा दी। श्याओ हुआ को लगा कि 500 में खरीदी गई प्लेट असली नहीं हो सकती, लेकिन उसके पिता ने ध्यान से जांचने के बाद बताया कि यह किंग राजवंश के ज्याचिंग काल की बहुमूल्य प्लेट है, जिसका संग्रह मूल्य बहुत ऊंचा है, यानी यह असली है। मालिक ने पूछा कितने में बेचोगे? 17 लाख। मालिक ने उसकी नजर की तारीफ की और तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। इस तरह 2 खजानों की बदौलत नौजवान ने थोड़े ही समय में 20 लाख से ज्यादा कमा लिए। दौलत जमा करने की यह रफ्तार सचमुच चौंकाने वाली थी। जैसा एक बड़े आदमी ने कहा था, सिस्टम हाथ में हो तो दुनिया अपनी है। दुकान से निकलकर वह फिर सड़क पर कबाड़ खरीदने लगा। तभी 1 फुट मसाज पार्लर का मैनेजर उसे कबाड़ लेने के लिए बुलाने लगा, लेकिन अंदर घुसते ही उसे बड़ा सरप्राइज मिला। उसका सिस्टम फिर सक्रिय हो गया। दुर्लभ सोने की मुहर का पता चला, कीमत 4 करोड़ 59 लाख। नौजवान दंग रह गया। अगर यह खजाना हाथ लग जाए तो उसकी किस्मत बदल जाएगी। इसी बीच कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे कि एक कबाड़ बीनने वाला इतना हाई फाई फुट मसाज सेंटर में कैसे आ गया। यह सुनकर उसे गुस्सा आ गया। तभी मैनेजर कबाड़ लेकर आया। नौजवान ने तुरंत कहा, मुझे सबसे महंगा पैकेज दो और सेवा के लिए कुई हुआ को बुलाओ। कुई हुआ ने मना करना चाहा, लेकिन मैनेजर ने डांट दिया कि अगर वह नहीं गई तो कॉन्ट्रैक्ट
तोड़ने के जुर्म में भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। यह सुनकर वह मान गई, लेकिन अब नौजवान खुश नहीं था। उसने कहा कि वह मालिक से शिकायत करेगा। मैनेजर तुरंत माफी मांगने लगा और बोला कि दुकान की कोई भी एक चीज वह मुफ्त में ले जा सकता है। ठीक है, मैं इसे चुनता हूँ। क्या कहा? आप हद कर रहे हैं मिस्टर सू। मेरा मतलब था कि आप कोई सामान ले जा सकते हैं, इंसान नहीं। तुम फिर सोच लो, मैं इंसान को लेकर क्या करूंगा? मैं इस मुहर की बात कर रहा हूँ। आप पक्का यही चाहते हैं? हाँ पक्का। अगर आप यही मुहर चाहते हैं तो ले जाइए। सिस्टम के अनुसार इस मुहर की कीमत करीब 5 करोड़ है। बड़ा खजाना है, अमीर बनने का रास्ता भाई अब तेरे ही भरोसे। आदमी ने देखा एक 6 साल का बच्चा मूंग दाल की मिठाई बेच रहा था। आदमी को न जाने क्यों उस बच्चे को देखकर उसका दिल भर आया, और जब बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, अंकल ये मेरी माँ ने बनाई है, और उसे एक मिठाई थमा दी, तो वह सन्न रह गया। एक और लेते ही उसे यकीन हो गया। 6 साल पहले मरी हुई उसकी पत्नी अभी जिंदा है। वह तुरंत गाड़ी रुकवाकर मंगेतर को चर्च भेज देता है और खुद उस बच्चे को ढूंढने निकल पड़ता है। लोगों से तस्वीर दिखाकर पूछता है, क्या आपने इसे देखा है? सब मना कर देते हैं। जब वह हार कर लौटने ही वाला था, एक बूढ़ी औरत तस्वीर पहचान लेती है। उसे पता चलता है उसकी पत्नी जिंदा है और उसी का बेटा है, और इस वक्त चर्च में मिठाई देने गई है। वह बिना समय गनवाए चर्च की ओर दौड़ पड़ता है। उधर रखेल ने जैसे ही उस औरत की पीठ देखी, उसे पहचान लिया। पत्नी जब चर्च के अंदर पहुंची, उसकी नजर दूल्हे की तस्वीर पर पड़ी और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दूल्हा उसका अपना पति था, जिससे उसकी सगी बहन शादी कर रही थी। वह चीख पड़ी, लेकिन रखेल तुरंत आगे बढ़ी और माँ बेटे को घसीट कर ले गई। उन्हें बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि उन्हें मार डालने की योजना बना ली गई। जब बेटे ने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की, उसे बेरहमी से धक्का दिया गया। गुस्से में रखेल ने डंडा उठाया और बच्चे पर वार करने ही वाली थी। तभी माँ ने बेटे को अपनी बाहों में छिपा लिया। उन्हें क्या पता था अब उनके पापों का हिसाब होने वाला है। उधर पति अपने लोगों के साथ चर्च पहुंच चुका था। वह चिल्लाकर अपनी माँ से कहता है, वो जिंदा है, मेरी पत्नी जिंदा है। माँ को लगा वह सदमे में है, पर उसने पूरे चर्च की तलाशी का आदेश दे दिया। उसी समय कमरे के अंदर रखेल ने चाकू उठाया और चीखी, तुम उसे जिंदगी भर फिर कभी नहीं देख पाओगे। जैसे ही वह वार करने बढ़ी, कमरे के अंदर की आवाज ने बाहर खड़े आदमी का ध्यान खींच लिया। अब आगे क्या होगा? क्या सच सामने आएगा या फिर एक और साजिश खून में डूब जाएगी? जब भी उस लड़की को बुखार आता, उसकी गर्दन पर लाल निशान उभर आते जो बिल्कुल ड्रैगन जैसे दिखते थे। डॉक्टर, जो सीईओ का करीबी दोस्त था, उसने तुरंत पहचान लिया। उसे पता था कि ये परिवार की वंशानुगत पहचान है। इससे उसे शक हुआ कि लड़की शायद सीईओ की असली बेटी हो सकती है। उसने उसकी गर्दन का फोटो लिया और चुपके से बाल का सैंपल टेस्ट के लिए इकट्ठा कर लिया। नतीजा देखकर वह दंग रह गया। लड़की वाकई सीईओ की बेटी थी, लेकिन सीईओ को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उधर सीईओ को उसके दादाजी ने सजा दी थी। उसे पूर्वजों के मंदिर में घुटनों के बल बैठकर पश्चाताप करना पड़ा। दादाजी, जिन्हें पोतियां बेहद प्यारी थीं, उसे जमकर डांट रहे थे। उनके बाकी पोते पोतियों ने तो कई बेटे पैदा किए थे, भले ही बेटे उतने मायने न रखते हों। कम से कम उन्होंने कुछ तो किया। लेकिन सीईओ ने तो कभी किसी औरत का हाथ तक नहीं पकड़ा। 30 साल की उम्र तक उसे प्यार मोहब्बत का कोई अनुभव नहीं था। दादाजी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुझसे नहीं होता तो मान ले, और अपने पिता को दूसरा बच्चा करने से मत रोक। ये सुनकर पिता भी हैरान रह गए। तभी सीईओ के दोस्त डॉक्टर का फोन आया। उसने बताया कि वास्तव में उसकी एक बेटी है। ये खबर पूरे परिवार को हिला गई। सबको हैरानी थी कि कभी औरत को छुआ तक नहीं, फिर भी सीईओ की बेटी है। डीएनए रिपोर्ट और उसकी गर्दन के निशान देखकर उसे अचानक 6 साल पुरानी एक घटना याद आ गई। 6 साल पहले एक लड़की कॉलेज में टॉपर थी, लेकिन ईर्ष्यालु सहपाठियों ने उसके खिलाफ साजिश की। कॉलेज पार्टी में उन्होंने उसके ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया। लड़की ने बिना शक किए उसे पी लिया। बाहर निकलते ही उसकी टक्कर सीईओ से हो गई। उसी रात दोनों का एक रात का रिश्ता बन गया। अगले दिन लड़की को पता चला कि वो गर्भवती है। खबर कॉलेज में फैल गई। कॉलेज ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे निकाल दिया, लेकिन उसने गर्भपात से इनकार कर दिया। डिग्री न होने के कारण उसे क्लीनर का काम करना पड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से बेटी को पाला। अब तक संयोग से सीईओ को अपनी बेटी के बारे में पता चला। दादाजी और चाचा ताऊ सब बहुत खुश हुए। उनके खानदान में कभी बेटी पैदा नहीं हुई थी। पूरा परिवार बेटी को घर लाने के लिए जुट गया। सीईओ भी कई लोगों को लेकर अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर गर्व से दरवाजा खोला, लेकिन तब तक वो और उसकी बेटी गायब हो चुके थे। सीईओ ने तुरंत आदेश दिया कि अस्पताल के सभी गेट बंद कर दिए जाए। वो माँ बेटी को ढूंढने के लिए दृढ़ था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। क्या सीईओ अपनी बेटी तक पहुंच पाएगा? पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो ड्रैगन निशान। लड़की के पुनर्जन्म के बाद उसका पहला फैसला था अपनी जान देना, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसके बड़े भाई का कारोबार बर्बाद हो जाएगा, दूसरे भाई का चेहरा हमेशा के लिए झुलस जाएगा, तीसरा भाई शर्म के मारे आत्महत्या कर लेगा और अंत में एक नकली बेटी उनके माता पिता की सारी संपत्ति हड़प लेगी। अपने परिवार को बचाने और उस नकली बेटी की साजिश रोकने के लिए लड़की समय में पीछे लौट गई। उस दिन पर जब उसकी पहली बार अपने परिवार से मुलाकात हुई थी, उसे आने वाले हर एक पल की जानकारी थी। उसने अपने बैग से कुछ पैसे निकाले। ये वही पैसे थे जो नकली बेटी काव्या ने आज जानबूझकर घर की नौकरानी से रखवाए थे, ताकि लड़की पर चोरी का आरोप लगे और परिवार की नजरों में उसकी छवि खराब हो जाए। इस बार लड़की ने तय कर लिया था कि वह चुप नहीं रहेगी, बल्कि काव्या से खुलकर मुकाबला करेगी। जैसे ही माँ अपनी असली बेटी अनन्या को घर ले जाने आई, उन्होंने योजना के अनुसार उसका बैग खुलवाया, लेकिन बैग में पैसे नहीं थे, बल्कि एक डायरी थी। एक ऐसी डायरी जो दर्द, भूख और मारपीट से भरी हुई थी। डायरी में लिखा था कि कैसे अनन्या को सिर्फ एक कौर बिस्कुट चुराकर खाने पर बुरी तरह पीटा जाता था। अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार पढ़कर माँ का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नौकरानी को थप्पड़ मारा और डायरी के साथ उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अनन्या हैरान रह गई। कहानी का रुख पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन असली
झटका तब लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसके मन की बातें अब पूरा परिवार सुन पा रहा है। कुछ देर बाद पिता भी वहाँ पहुँच गए। बेटी के मन की आवाज सुनकर वे सन्न रह गए। वे सोचने लगे कि पहली ही मुलाकात में बेटी उन्हें नापसंद क्यों कर रही है, लेकिन आगे की बातें सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार भारी मन से घर लौटा। घर पहुंचते ही अनन्या के मन की आवाज ने फिर भविष्यवाणी की। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बड़े भाई राघव दौड़ते हुए आए और बोले कि काव्या खुद को कमरे में बंद करके कुछ खा पी नहीं रही। तीनों भाई दरवाजे के बाहर उसे समझाते रहे। अंदर से काव्या रोते हुए कह रही थी कि उसने बहन की जगह छीन ली है और अब जीने का कोई हक नहीं। तभी अनन्या के मन की आवाज गूंज उठी और तीनों भाइयों को झटका लगा। वे भी उसकी आवाज सुन सकते थे। पिता ने तुरंत दरवाजा तोड़वाया। अंदर का नजारा देखकर सब स्तब्ध रह गए। काव्या बिस्तर पर बैठी आराम से खाना खा रही थी। झूठ पकड़ा जाने पर वह तुरंत रोने धोने और खुद को बेचारी दिखाने लगी, लेकिन अनन्या सब जानती थी। माँ जैसे ही उसके हाथ पर बंधी पट्टी खोलने बढ़ी, पट्टी हटते ही सबके सामने सच्चाई आ गई। हाथ बिल्कुल सही था, एक खरोंच तक नहीं। अब पिता का सब्र टूट गया। उन्होंने साफ कह दिया कि काव्या को जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ाया गया है। मामला खत्म हुआ और सब खाने की मेज पर बैठे। बड़े भाई ने अपना कार्ड निकालकर अनन्या को दे दिया और कहा कि जो चाहे खरीद ले। तभी अनन्या के मन की आवाज फिर गूंजी। एक हफ्ते बाद काव्या, तू बड़े भाई को जेल भिजवाएगी। सब चौंक गए। फिर दूसरे भाई अर्जुन की बारी आई, जो एक मशहूर अभिनेता था। अनन्या के मन की आवाज ने बताया कि कुछ ही दिनों में एक साजिश के कारण उसका चेहरा जल जाएगा। अर्जुन का रंग उड़ गया। तीसरे भाई समीर को देखते ही अनन्या भावुक हो गई और उसे गले लगा लिया। उसके मन की आवाज ने बताया कि वह एक वैज्ञानिक है जिसका रिसर्च डेटा काव्या चुरा लेगी और बदनामी के डर से वह अपनी जान दे देगा। अब पूरे परिवार को यकीन हो गया था। अनन्या सिर्फ बातें नहीं कर रही थी, वह भविष्य जानती थी। अचानक उसके मन की आवाज ने काव्या की अगली चाल बता दी। वह अनन्या को कमरे दिखाने के बहाने दूसरे भाई की सबसे कीमती पेंटिंग नष्ट करने का इल्जाम लगाएगी। और ठीक वैसा ही हुआ। काव्या सबको लेकर पेंटिंग रूम पहुंची और रोते हुए अनन्या पर आरोप लगा दिया। लेकिन इस बार परिवार की आंखें खुल चुकी थीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वह सब पहले ही अनन्या बता चुकी थी। अब सवाल सिर्फ एक था, अगर ये सब न रोका गया तो पूरा परिवार तबाही की ओर चला जाएगा। जब भी माँ अपनी बेटी को गले लगाने की कोशिश करती, बच्ची अपने आप पीछे हट जाती। उसे लगता था कि उसकी बेटी बस थोड़ी शर्मीली है। लेकिन एक दिन उसने संयोग से अपनी बेटी के मन की आवाज सुन ली और समझ गई कि बच्ची सोच रही थी कि क्या उसे बताना चाहिए कि उसकी गोद ली हुई बहन उसे तब मारती है जब माँ यात्राओं पर जाती है। माँ स्तब्ध रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी उसकी गैर मौजूदगी में इतना कुछ सहती है। वह उससे पूछ ही रही थी कि फिर उसकी बेटी के मन की आवाज गूंज उठी। पिछले जन्म में भी उसे तब चोट पहुंचाई गई थी जब उसकी माँ यात्रा पर जाती थी। माँ हैरान थी, लेकिन उसका पति झुंझलाकर बोला कि अगर वे अभी नहीं निकले तो उड़ान छूट जाएगी। माँ ने बिना सोचे उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। आज वह कहीं नहीं जाने वाली थी। वह पता लगाकर रहेगी कि उसकी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की। 6 साल पहले दोनों बच्चियां अस्पताल में गलती से बदल गई थी और आधा साल पहले ही उसकी असली बेटी वापस मिली थी। तब से उसका पति असली बेटी पर बहुत ध्यान देता दिख रहा था। लेकिन फिर उसकी बेटी क्यों सोचती थी कि उसका पिता उससे प्यार नहीं करता? क्या ये सब सिर्फ दिखावा था? माँ ने खुद को शांत रखा और रोज की तरह बेटी को स्कूल ले जाने की तैयारी की। लेकिन उसका बैग तैयार करते वक्त गोद ली हुई बेटी गुस्से में आई और असली बेटी को जोर से धक्का दे दिया। माँ दौड़कर नीचे आई, लेकिन गोद ली हुई बेटी रोते चिल्लाते अपने कमरे में भागी और झूठा आरोप लगाया कि असली बेटी ने उसे मारा है। असली बेटी लगातार माफी मांग रही थी, लेकिन माँ ने उसे शांत किया। तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैं अभी तुम्हारी बहन से बात करती हूँ। माँ सोचती थी कि गोद ली हुई बेटी बस अपनी जगह खोने से डरती है, लेकिन जैसे ही वह कमरे के पास पहुंची उसने उसे गालियां देते सुना। माँ ने मुझे उस निकम्मी हरामजादी की वजह से डांटा और जैसे ही वो फिर यात्रा पर जाएगी मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। माँ समझ गई, जिस बेटी को उसने सबसे ज्यादा प्यार और अहमियत दी वही भीतर से इतनी क्रूर और बुरी थी। तभी असली बेटी दौड़कर आई और बोली कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती। कारण पूछने पर माँ ने उसके मन में सुना, बहन बहुत गुस्से में है और स्कूल पहुँचते ही उसे सजा देगी। माँ का खून खौल उठा। असली बेटी वापस मिलने पर उसने फैसला किया था कि वह गोद ली हुई बच्ची को घर से नहीं निकालेगी, क्योंकि उन्होंने सालों साथ बिताए थे। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि लड़की उसकी भलमनसाहत का यूं फायदा उठाएगी। गुस्से में उसने नैनी को बुलाया और कमरे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। गोद ली हुई बच्ची माँ को इतना गुस्से में देख डर गई। माँ ने नैनी को आदेश दिया कि बच्ची को अनाथालय ले जाए, लेकिन नैनी ने मना कर दिया और उससे ही निर्दयी कहने लगी। कहती कि गोद ली हुई बेटी समझदार है और असली बेटी तो किसी डरपोक गांव की लड़की जैसी है। माँ ने बिना बोले उसे जोर का थप्पड़ मारा। वह बोली, या तो तुम इसे अनाथालय ले जाओ या खुद भी इसके साथ निकल जाओ। लेकिन नैनी हंस पड़ी। मुझे आपके पति ने रखा है, आप मुझे निकाल नहीं सकती। माँ हंस दी। अब उसे समझ आया कि नैनी इतनी हिम्मत क्यों दिखाती है। उसे पति का सहारा था। वह बहुत नरम पड़ गई थी, इसलिए सब भूल गए थे कि इस घर की असली मालकिन कौन है। उसने अपने गार्डों को बुलाया और नैनी को घर से निकाल देने का आदेश दिया। उसने कसम खाई, अब कोई उसकी बेटी को चोट नहीं पहुंचाएगा। जब वह बेटी को स्कूल लेकर पहुंची तो प्रिंसिपल ने कहा कि बच्ची का नाम स्कूल में दर्ज ही नहीं है। माँ चौंक गई, क्योंकि उसने पति को दोनों बच्चियों का दाखिला करवाने को कहा था। उसने तो स्कूल को उपहार में अपनी 20% शेयर भी दे दी थी। लेकिन प्रिंसिपल ने घमंड से कहा कि उसे शेयरों के बारे में पता है और वे सिर्फ गोद ली हुई बेटी के लिए हैं। उसने अपमानित लहजे में कहा कि एक साधारण गृहिणी को अपनी नाजायज बेटी के लिए हिस्सेदारी के सपने नहीं देखने चाहिए। माँ ने तुरंत उसे थप्पड़ मारा। ये स्कूल उसने अपनी बेटी के लिए बनवाया था और वह किसी को उसे नीचा दिखाने नहीं देगी। लड़की ने बस हाथ बढ़ाकर उस घोड़ी को छुआ जो रेस में उतरने वाली थी, पर उसी पल उसे एहसास हुआ कि घोड़ी गर्भवती है। ये सुनते ही तीसरे अंकल का चेहरा उतर गया, क्योंकि उन्होंने सारा धन उसी पर दांव पर लगाया था। अगर वो नहीं दौड़ी तो सब खत्म था। डॉक्टर बुलाया गया और पुष्टि हुई कि घोड़ी सच में गर्भवती है। असल में ये उनके दुश्मनों की
की चाल थी। चाल खुलने पर भी वे हंसते हुए बोले, घोड़ा तो तुमने ही खरीदा था, अब देखना कि रेस के बाद पैसे कैसे दोगे। अंकल को परेशान देखकर लड़की बोली, अगर घोड़ी गर्भवती है तो भी मैं उसे जीतवा दूंगी। इतना कहकर उसने अपना नहाने का पानी घोड़ी को पिला दिया। असल में वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि चांगबाई पहाड़ की 1000 साल पुरानी पर्वत देवी थी। 10 साल पहले उसने गलती से जहरीले मशरूम खा लिए थे, तभी उसकी मुलाकात महान सेनापति से हुई थी। उस समय शहर में भयंकर बर्फबारी हो रही थी और सेनापति ने देवी से प्रार्थना की थी कि उसकी जान लेकर लोगों को बचा ले। उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर देवी ने अपनी 1000 साल की तपस्या से बना जिनसेंग फल उसे दे दिया। फल से लोगों की जान बच गई, मगर देवी की सारी शक्ति खत्म हो गई और वो 5 साल की बच्ची बनकर रह गई। गुरु ने कहा था, चेतना खोने से पहले अपनी अधूरी कहानी पूरी कर फल वापस लाना। देवी नीचे उतरी पर उसे दूसरे साहब ने पकड़ लिया। सेनापति लापता था और उसका बड़ा बेटा बीमार था। दूसरे बेटे ने वही जिनसेंग फल दिखाकर देवी को फंसाने की कोशिश की। पकड़ी गई देवी डरकर असली जिनसेंग की जड़ में बदल गई, जिसे वे लोग दवा बनाने के लिए घर ले आए। मौका मिलते ही वो भाग निकली, लेकिन रास्ते में उसने बिस्तर पर पड़े एक कमांडर को देखा जो हूबहू उसके पुराने रक्षक सेनापति जैसा दिखता था। वह समझी कि वही उसका पुराना रक्षक है और उसकी जान बचाने के लिए खुद को जिनसेंग शराब में बदलकर उसे पिला दिया। शराब पीते ही कमांडर के घाव मिट गए और वह होश में आ गया। तभी कनिन परिवार का बेटा बंदूक लेकर धमकाने आया, मगर कमांडर ने उसे बाहर फेंक दिया। सबको पता चला कि लड़की ने जिनसेंग शराब से उसकी जान बचाई है, तो उन्होंने उसे अपनी बेटी बना लिया। बाद में लड़की को मालूम हुआ कि कमांडर दरअसल उसके पुराने रक्षक का बेटा है। अब वो पहाड़ नहीं लौट सकती थी, इसलिए उसी घर में रहने लगी। कुछ समय बाद जब सबको पता चला कि वही बच्ची कभी ककिन परिवार ने अपशकुनी कहकर निकाली थी, तब भी उन्होंने उसे अपनाया। अगले दिन जब वो घोड़े से बातें कर रही थी, तीसरे साहब ने उसे साथ चलने को कहा। उसने उनके शरीर पर काली छाया देखी और उनके साथ गई। मैदान पहुंचते ही उसने घोड़ी को छूकर जान लिया कि वो गर्भवती है और ये सब किन परिवार की साजिश है। उन्होंने फिर उसे अपशकुनी कहा, मगर इस बार लड़की ने जादू से पक्षियों को बुलाया और उन्हें सबक सिखाया। तभी कमांडर वहां आकर गरजा, कौन मेरी बेटी पर हाथ उठाएगा? सब चुप हो गए। रेस शुरू हुई तो लड़की ने विश्वास से कहा, घोड़ी जीतेगी। कमांडर ने उस पर भरोसा कर सब कुछ दांव पर लगा दिया। सब हंसे, मगर आखिरी पल में गर्भवती घोड़ी बिजली की तरह दौड़ी और जीत गई। सबके होश उड़ गए और किन परिवार का चेहरा देखने लायक था। सीईओ ने अपनी मंगेतर के कंधे पर एक नजर डाली और समझ गया कि वो वह महिला नहीं थी जिसके साथ उसका 5 साल पहले रिश्ता था, क्योंकि उस महिला के कंधे पर तितली का खास जन्म चिन्ह था। उसे याद आया कि वह सेक्रेटरी जिसे मंगेतर ने अभी बुरी तरह डांटा था, शायद वही जीवन रक्षक थी जिसे वह 5 साल से ढूंढ रहा था। जब वह सेक्रेटरी का कंधा देखना चाहता था, तभी असिस्टेंट डीएनए रिपोर्ट लेकर आया। रिपोर्ट में लिखा था कि मंगेतर द्वारा लाया गया बच्चा वाकई सीईओ का बेटा है। यह देखकर वह उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसका रिश्ता सिर्फ उसी महिला से था जिसके कंधे पर तितली का निशान था। तभी मंगेतर ने उसे एक और ले जाकर अपने दूसरे कंधे पर वही निशान दिखाया। अब जाकर उसे यकीन हुआ कि उसकी मंगेतर ही वह महिला है जिसे वह ढूंढ रहा था। मंगेतर को लगा अब कोई परेशानी नहीं होगी। तभी उसे दादी का फोन आया। उन्होंने डांटा कि उसने उन्हें नहीं बताया कि बहू मिल गई है। अगले दिन दादी ने खुद को सफाई कर्मी बनाकर मंगेतर की असलियत परखने का नाटक किया। कंपनी पहुंचते ही मंगेतर से टकरा गई, जो नहीं जानती थी कि यह बुजुर्ग महिला सीईओ की दादी है। मंगेतर ने बुरा बर्ताव करते हुए उन्हें ठग समझकर बाहर निकलवा दिया। ये सब एक महिला ने देखा जो ऑफिस आ रही थी। उसने बुजुर्ग महिला को बैठाया और उसका बेटा उनके हाथ की चोट पर मरहम लगाने लगा। बच्चे को देखकर दादी को लगा कि वह हूबहू सीईओ जैसा दिखता है। जब महिला फोन पर थी, दादी ने चुपके से उसका एक बाल पितृत्व जांच के लिए ले लिया। परिणाम आने से पहले ही उसी शाम महिला को सीईओ का फोन आया। वह तुरंत बाहर गई और नशे में धुत सीईओ को विला लेकर आई। अंदर आते ही उसने सीईओ के शरीर पर एक पुराना घाव देखा, जिसे देखकर उसे समझ आ गया कि वही उसके बेटे का असली पिता है। लेकिन उसने अपनी पहचान नहीं बताई और दिल टूटकर वहां से चली गई। अगले दिन सीईओ को पता चला कि उसी महिला ने उसकी दादी की मदद की थी। उसने शुक्रिया अदा करने के लिए उसके बेटे का स्कूल में दाखिला करवाया और दादी की ओर से जन्मदिन समारोह का निमंत्रण दिया। महिला के पास पहनने लायक ड्रेस नहीं, तो सीईओ उसे एक महंगे बुटीक में ले गया। जब वह ड्रेस बदल रही थी, उसका बेटा ठीक सीईओ की तरह बर्ताव कर रहा था। यहाँ तक कि दुकानदार ने भी कहा कि दोनों बिल्कुल पिता पुत्र लगते हैं। महिला ने कई ड्रेस आजमाई, लेकिन सीईओ ने एक शानदार गाउन पसंद करके तुरंत भुगतान कर दिया। जब कीमत $2800 दिखी तो महिला हैरान रह गई। उसने सोचा शायद यह उन वर्षों की भरपाई है तो उसने और उसके बेटे ने अकेले गुजारे। पार्टी में महिला की एंट्री बहुत शानदार थी। सब उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए, जो मंगेतर से भी ज्यादा लग रही थी। मंगेतर ने गुस्से में उसे नीच और पागल कहकर अपमानित किया। उसने कहा महिला ने ड्रेस किराए पर लिया ताकि मुफ्त खाना पीना कर सके। तभी बेटे ने कहा कि ड्रेस सीईओ ने खरीदी है। ये सुनकर मंगेतर जलने लगी और सोचा महिला उसके और सीईओ के बीच फूट डालना चाहती है। उसने तुरंत सिक्योरिटी को महिला को बाहर निकालने का आदेश दिया। महिला ने समझाया कि उसे सीईओ की दादी ने बुलाया है, लेकिन मंगेतर ने यकीन नहीं
नहीं किया। उसने तो खुद भी कभी दादी को नहीं देखा था। अचानक दादी वहाँ आ गई और सबको डांटते हुए कहा कि उन्होंने उसकी बहू को परेशान करने की हिम्मत कैसे की। मंगेतर ने उन्हें कंपनी की सफाई कर्मी समझा। उसने महिला पर आरोप लगाया कि वह अपने बेटे के साथ उस बूढ़ी औरत को भी मुफ्त खाने के लिए ले आई है। महिला ने बताया कि ये सीईओ की दादी हैं और आज की पार्टी उन्हीं के सम्मान में है। मंगेतर हंसी और बोली कि सीईओ की दादी कोई खास हस्ती हैं, उनके साथ तो बॉडीगार्ड होते। ये महिला तो एक साधारण सफाई कर्मी लगती है। महिला ने बार बार समझाया। एक मूर्ख को गलती से एक जादुई मोती मिल गया, उसने बस उसे एक बार चाटा। उसे हैरानी हुई, इससे न सिर्फ उसकी मूर्खता ठीक हो गई बल्कि उसे सभी चीजों की असली कीमत देखने की शक्ति भी मिल गई। फिर भी उस आदमी ने उस मूल्यांकक से बदला लेने के लिए मूर्ख होने का नाटक करना जारी रखा जो हमेशा उसे परेशान करता था। एक दिन जब मूल्यांकक एंटीक सामान ले जा रहा था तो उस आदमी ने जानबूझकर उसे गिरा दिया। एंटीक सामान तुरंत टुकड़ों में टूट गया। विशेषज्ञ का दिल टूट गया। एक अनमोल कलाकृति ऐसे ही नष्ट हो गई। लेकिन उस आदमी ने जल्दी से टुकड़े उठाए और उन्हें कुछ चाय में डाल दिया। फिर उसने चाय पी और कहा कि इसका स्वाद मीठा है। विशेषज्ञ ने टुकड़ों को जांचने के लिए उठाया और यह देखकर हैरान रह गया कि निशान गायब हो गए थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह नकली था। दुकान का मालिक हैरान था क्योंकि उसने इसे खुद एक असली एंटीक के तौर पर खरीदा था। फिर उस आदमी ने सच्चाई बताई। मूल्यांकक ने चुपके से दुकान के एंटीक सामान बदल दिए थे। मूल्यांकक घबरा गया और उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन कानून प्रवर्तन पहले ही आ गया और आदमी की खजाने की पहचान करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए मूल्यांकक को गिरफ्तार कर लिया। विशेषज्ञ ने उसे एक जेड ब्रेसलेट दिया। आदमी ने तुरंत पहचान लिया कि यह नकली है और बिना किसी झिझक के ब्रेसलेट को तोड़ दिया। फिर एक महिला ने उसे एक जेड पेंडेंट दिया। यह देखकर कि वह भी नकली था, उसने उसे भी तोड़ दिया। इससे उन्हें असली एंटीक सामान पहचानने की उसकी क्षमता पर विश्वास हो गया, तो वे उसे एक एंटीक नीलामी में ले गए। पहली चीज मोतियों की बालियों का एक जोड़ा था जिसकी शुरुआती कीमत $3 लाख थी। आदमी ने अपनी एक्सरे दृष्टि का इस्तेमाल किया और देखा कि बालियों की कीमत $5 मिलियन थी। उसने तुरंत महिला से उन्हें खरीदने के लिए कहा। उसने आत्मविश्वास से बोली, जीतने के लिए $5 लाख का भुगतान किया। पास खड़ा एक अमीर आदमी उसे असली मूर्ख कहकर उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने कहा कि वह उनके लिए $50 भी नहीं देगा। विशेषज्ञ ने भी आदमी से पूछा कि उसने वे बालियां क्यों चुनी। आदमी ने बताया कि ये 700 साल पहले एक महिला सम्राट पहनती थी। सभी को अचानक समझ में आ गया क्योंकि उस महारानी की चीजें कभी भी 10 लाख से कम में नहीं बिकती थीं। जल्द ही दूसरी चीज लाई गई, एक चाय का सेट जिसकी शुरुआती कीमत $1 लाख थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि सभी को लगा कि यह एक प्रतिकृति है। हालांकि आदमी ने तुरंत देखा कि इसकी कीमत कम से कम 300 मिलियन थी। उसने एक बार फिर उस औरत से उसे खरीदने के लिए कहा। भीड़ उस पर हंसने लगी, ये कहते हुए कि उसे हर बार किस्मत का साथ नहीं मिल सकता। जब चाय का सेट उसके सामने रखा गया तो उस आदमी ने एक हथौड़ा उठाया और चाय के सेट के हर टुकड़े पर टैप किया। वह जो कर रहा था उससे सब हैरान थे। उन्हें लगा कि वह बस नाटक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल चाय का सेट सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। फिर वह एक सुनहरे चाय के सेट में बदल गया। एक्सपर्ट ने तुरंत पहचान लिया कि यह 2000 साल पहले सम्राटों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक शाही चीज थी। सच में एक अनमोल खजाना। अगले भाग के लिए जल्दी कमेंट में यस लिखे। लड़की के पुनर्जन्म के बाद उसका पहला फैसला था अपनी जान देना, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसके बड़े भाई का कारोबार बर्बाद हो जाएगा, दूसरे भाई का चेहरा हमेशा के लिए झुलस जाएगा, तीसरा भाई शर्म के मारे आत्महत्या कर लेगा और अंत में एक नकली बेटी उनके माता पिता की सारी संपत्ति हड़प लेगी। अपने परिवार को बचाने और उस नकली बेटी की साजिश रोकने के लिए लड़की समय में पीछे लौट गई। उस दिन पर जब उसकी पहली बार अपने परिवार से मुलाकात हुई थी, उसे आने वाले हर एक पल की जानकारी थी। उसने अपने बैग से कुछ पैसे निकाले। ये वही पैसे थे जो नकली बेटी काव्या ने आज जानबूझकर घर की नौकरानी से रखवाए थे ताकि लड़की पर चोरी का आरोप और परिवार की नजरों में उसकी छवि खराब हो जाए। इस बार लड़की ने तय कर लिया था कि वह चुप नहीं रहेगी बल्कि काव्या से खुलकर मुकाबला करेगी। जैसे ही माँ अपनी असली बेटी अनन्या को घर ले जाने आई, उन्होंने योजना के अनुसार उसका बैग खुलवाया, लेकिन बैग में पैसे नहीं थे बल्कि एक डायरी थी। एक ऐसी डायरी जो दर्द, भूख और मारपीट से भरी हुई थी। डायरी में लिखा था कि कैसे अनन्या को सिर्फ एक कौर बिस्कुट चुराकर खाने पर बुरी तरह पीटा जाता था। अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार पढ़कर माँ का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नौकरानी को थप्पड़ मारा और डायरी के साथ उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अनन्या हैरान रह गई। कहानी का रुख पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन असली झटका तब लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसके मन की बातें अब पूरा परिवार सुन पा रहा है। कुछ देर बाद पिता भी वहां पहुंच गए। बेटी के मन की आवाज सुनकर वे सन्न रह गए। वे सोचने लगे कि पहली ही मुलाकात में बेटी उन्हें नापसंद क्यों कर रही है, लेकिन आगे की बातें सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार भारी मन से घर लौटा। घर पहुंचते ही अनन्या के मन की आवाज ने फिर भविष्यवाणी की। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बड़े भाई राघव दौड़ते हुए आए और बोले कि काव्या खुद को कमरे में बंद करके कुछ खा पी नहीं रही। तीनों भाई दरवाजे के बाहर उसे समझाते रहे। अंदर से काव्या रोते हुए कह रही थी कि उसने बहन की जगह छीन ली है और अब जीने का कोई हक नहीं। तभी अनन्या के मन की आवाज गूंज उठी और तीनों भाइयों को झटका लगा। वे भी उसकी आवाज सुन सकते थे। पिता ने तुरंत दरवाजा तोड़वाया। अंदर का नजारा देखकर सब स्तब्ध रह गए। काव्या बिस्तर पर बैठी आराम से खाना खा रही थी। झूठ पकड़ा जाने पर वह तुरंत रोने धोने और खुद को बेचारी दिखाने लगी, लेकिन अनन्या सब जानती थी। माँ जैसे ही उसके हाथ पर बंधी पट्टी खोलने बढ़ी, पट्टी हटते ही सबके सामने सच्चाई आ गई। हाथ बिल्कुल सही था, एक खरोंच तक नहीं। अब पिता का सब्र टूट गया। उन्होंने साफ कह दिया कि काव्या को जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ाया गया है। मामला खत्म हुआ और सब खाने की मेज पर बैठे। बड़े भाई ने अपना कार्ड निकालकर अनन्या को दे दिया और कहा कि जो चाहे खरीद ले। तभी अनन्या के
मन की आवाज फिर गूंजी। एक हफ्ते बाद काव्या, तू बड़े भाई को जेल भिजवाएगी। सब चौंक गए। फिर दूसरे भाई अर्जुन की बारी आई, जो एक मशहूर अभिनेता था। अनन्या के मन की आवाज ने बताया कि कुछ ही दिनों में एक साजिश के कारण उसका चेहरा जल जाएगा। अर्जुन का रंग उड़ गया। तीसरे भाई समीर को देखते ही अनन्या भावुक हो गई और उसे गले लगा लिया। उसके मन की आवाज ने बताया कि वह एक वैज्ञानिक है जिसका रिसर्च डेटा काव्या चुरा लेगी और बदनामी के डर से वह अपनी जान दे देगा। अब पूरे परिवार को यकीन हो गया था। अनन्या सिर्फ बातें नहीं कर रही थी, वह भविष्य जानती थी। अचानक उसके मन की आवाज ने काव्या की अगली चाल बता दी। वह अनन्या को कमरे दिखाने के बहाने दूसरे भाई की सबसे कीमती पेंटिंग नष्ट करने का इल्जाम लगाएगी। और ठीक वैसा ही हुआ। काव्या सबको लेकर पेंटिंग रूम पहुंची और रोते हुए अनन्या पर आरोप लगा दिया। लेकिन इस बार परिवार की आंखें खुल चुकी थीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वह सब पहले ही अनन्या बता चुकी थी। अब सवाल सिर्फ एक था, अगर ये सब न रोका गया तो पूरा परिवार तबाही की ओर चला जाएगा। जब भी माँ अपनी बेटी को गले लगाने की कोशिश करती, बच्ची अपने आप पीछे हट जाती। उसे लगता था कि उसकी बेटी बस थोड़ी शर्मीली है। लेकिन एक दिन उसने संयोग से अपनी बेटी के मन की आवाज सुन ली और समझ गई कि बच्ची सोच रही थी कि क्या उसे बताना चाहिए कि उसकी गोद ली हुई बहन उसे तब मारती है जब माँ यात्राओं पर जाती है। माँ स्तब्ध रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी उसकी गैर मौजूदगी में इतना कुछ सहती है। वह उससे पूछ ही रही थी कि फिर उसकी बेटी के मन की आवाज गूंज उठी। पिछले जन्म में भी उसे तब चोट पहुंचाई गई थी जब उसकी माँ यात्रा पर जाती थी। माँ हैरान थी, लेकिन उसका पति झुंझलाकर बोला कि अगर वे अभी नहीं निकले तो उड़ान छूट जाएगी। माँ ने बिना सोचे उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। आज वह कहीं नहीं जाने वाली थी। वह पता लगाकर रहेगी कि उसकी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की। 6 साल पहले दोनों बच्चियां अस्पताल में गलती से बदल गई थीं और आधा साल पहले ही उसकी असली बेटी वापस मिली थी। तब से उसका पति असली बेटी पर बहुत ध्यान देता दिख रहा था। लेकिन फिर उसकी बेटी क्यों सोचती थी कि उसका पिता उससे प्यार नहीं करता? क्या ये सब सिर्फ दिखावा था? माँ ने खुद को शांत रखा और रोज की तरह बेटी को स्कूल ले जाने की तैयारी की। लेकिन उसका बैग तैयार करते वक्त गोद ली हुई बेटी गुस्से में आई और असली बेटी को जोर से धक्का दे दिया। माँ दौड़कर नीचे आई, लेकिन गोद ली हुई बेटी रोते चिल्लाते अपने कमरे में भागी और झूठा आरोप लगाया कि असली बेटी ने उसे मारा है। असली बेटी लगातार माफी मांग रही थी, लेकिन माँ ने उसे शांत किया। तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैं अभी तुम्हारी बहन से बात करती हूँ। माँ सोचती थी कि गोद ली हुई बेटी बस अपनी जगह खोने से डरती है, लेकिन जैसे ही वह कमरे के पास पहुंची उसने उसे गालियां देते सुना। माँ ने मुझे उस निकम्मी हरामजादी की वजह से डांटा और जैसे ही वो फिर यात्रा पर जाएगी मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। माँ समझ गई, जिस बेटी को उसने सबसे ज्यादा प्यार और अहमियत दी वही भीतर से इतनी क्रूर और बुरी थी। तभी असली बेटी दौड़कर आई और बोली कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती। कारण पूछने पर माँ ने उसके मन में सुना, बहन बहुत गुस्से में है और स्कूल पहुँचते ही उसे सजा देगी। माँ का खून खौल उठा। असली बेटी वापस मिलने पर उसने फैसला किया था कि वह गोद ली हुई बच्ची को घर से नहीं निकालेगी, क्योंकि उन्होंने सालों साथ बिताए थे। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि लड़की उसकी भलमनसाहत का यूं फायदा उठाएगी। गुस्से में उसने नैनी को बुलाया और कमरे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। गोद ली हुई बच्ची माँ को इतना गुस्से में देख डर गई। माँ ने नैनी को आदेश दिया कि बच्ची को अनाथालय ले जाए, लेकिन नैनी ने मना कर दिया और उसे ही निर्दयी कहने लगी। कहती कि गोद ली हुई बेटी समझदार है और असली बेटी तो किसी डरपोक गांव की लड़की जैसी है। माँ ने बिना बोले उसे जोर का थप्पड़ मारा। वह बोली, या तो तुम इसे अनाथालय ले जाओ या खुद भी इसके साथ निकल जाओ। लेकिन नैनी हंस पड़ी। मुझे आपके पति ने रखा है, आप मुझे निकाल नहीं सकती। माँ हंस दी। अब उसे समझ आया कि नैनी इतनी हिम्मत क्यों दिखाती है। उसे पति का सहारा था। वह बहुत नरम पड़ गई थी, इसलिए सब भूल गए थे कि इस घर की असली मालकिन कौन है। उसने अपने गार्डों को बुलाया और नैनी को घर से निकाल देने का आदेश दिया। उसने कसम खाई, अब कोई उसकी बेटी को चोट नहीं पहुंचाएगा। जब वह बेटी को स्कूल लेकर पहुंची तो प्रिंसिपल ने कहा कि बच्ची का नाम स्कूल में दर्ज ही नहीं है। माँ चौंक गई, क्योंकि उसने पति को दोनों बच्चियों का दाखिला करवाने को कहा था। उसने तो स्कूल को उपहार में अपनी 20% शेयर भी दे दी थी। लेकिन प्रिंसिपल ने घमंड से कहा कि उसे शेयरों के बारे में पता है और वे सिर्फ गोद ली हुई बेटी के लिए हैं। उसने अपमानित लहजे में कहा कि एक साधारण गृहिणी को अपनी नाजायज बेटी के लिए हिस्सेदारी के सपने नहीं देखने चाहिए। माँ ने तुरंत उसे थप्पड़ मारा। ये स्कूल उसने अपनी बेटी के लिए बनवाया था और वह किसी को उसे नीचा दिखाने नहीं देगी। लड़की ने बस हाथ बढ़ाकर उस घोड़ी को छुआ जो रेस में उतरने वाली थी, पर उसी पल उसे एहसास हुआ कि घोड़ी गर्भवती है। ये सुनते ही तीसरे अंकल का चेहरा उतर गया, क्योंकि उन्होंने सारा धन उसी पर दांव पर लगाया था। अगर वो नहीं दौड़ी तो सब खत्म था। डॉक्टर बुलाया गया और पुष्टि हुई कि घोड़ी सच में गर्भवती है। असल में ये उनके दुश्मनों की चाल थी। चाल खुलने पर भी वे हंसते हुए बोले, घोड़ा तो तुमने ही खरीदा था, अब देखना कि रेस के बाद पैसे कैसे दोगे। अंकल को परेशान देखकर लड़की बोली, अगर घोड़ी गर्भवती है तो भी मैं उसे जीतवा दूंगी। इतना कहकर उसने अपना नहाने का पानी घोड़ी को पिला दिया। असल में वो कोई साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि चांगबाई पहाड़ की 1000 साल पुरानी पर्वत देवी थी। 10 साल पहले उसने गलती से जहरीले मशरूम खा लिए थे। तभी उसकी मुलाकात महान सेनापति से हुई थी। उस समय शहर में भयंकर बर्फबारी हो रही थी और सेनापति ने देवी से प्रार्थना की थी कि उसकी जान लेकर लोगों को बचा ले। उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर देवी ने अपनी 1000 साल की तपस्या से बना जिनसेंग फल उसे दे दिया। फल से लोगों की जान बच गई, मगर देवी की सारी शक्ति खत्म हो गई और वो 5 साल की बच्ची बनकर रह गई। गुरु ने कहा था, चेतना खोने से पहले अपनी अधूरी कहानी पूरी कर फल वापस लाना। देवी नीचे उतरी, पर उसे दूसरे साहब ने पकड़ लिया। सेनापति लापता था और उसका बड़ा बेटा बीमार था। दूसरे बेटे ने वही जिनसेंग फल दिखाकर देवी को फंसाने की कोशिश की। पकड़ी गई देवी डरकर असली जिनसेंग की जड़ में बदल गई, जिसे वे लोग दवा बनाने के लिए घर ले आए। मौका मिलते ही वो भाग निकली, लेकिन रास्ते में उसने बिस्तर पर पड़े एक कमांडर को देखा
जो हूबहू उसके पुराने रक्षक सेनापति जैसा दिखता था। वह समझी कि वही उसका पुराना रक्षक है और उसकी जान बचाने के लिए खुद को जिनसेंग शराब में बदलकर उसे पिला दिया। शराब पीते ही कमांडर के घाव मिट गए और वह होश में आ गया। तभी कनिन परिवार का बेटा बंदूक लेकर धमकाने आया, मगर कमांडर ने उसे बाहर फेंक दिया। सबको पता चला कि लड़की ने जिनसेंग शराब से उसकी जान बचाई है, तो उन्होंने उसे अपनी बेटी बना लिया। बाद में लड़की को मालूम हुआ कि कमांडर दरअसल उसके पुराने रक्षक का बेटा है। अब वो पहाड़ नहीं लौट सकती थी, इसलिए उसी घर में रहने लगी। कुछ समय बाद जब सबको पता चला कि वही बच्ची कभी ककिन परिवार ने अपशकुनी कहकर निकाली थी, तब भी उन्होंने उसे अपनाया। अगले दिन जब वो घोड़े से बातें कर रही थी, तीसरे साहब ने उसे साथ चलने को कहा। उसने उनके शरीर पर काली छाया देखी और उनके साथ गई। मैदान पहुंचते ही उसने घोड़ी को छूकर जान लिया कि वो गर्भवती है और ये सब किन परिवार की साजिश है। उन्होंने फिर उसे अपशकुनी कहा, मगर इस बार लड़की ने जादू से पक्षियों को बुलाया और उन्हें सबक सिखाया। तभी कमांडर वहाँ आकर गरजा, कौन मेरी बेटी पर हाथ उठाएगा? सब चुप हो गए। रेस शुरू हुई तो लड़की ने विश्वास से कहा, घोड़ी जीतेगी। कमांडर ने उस पर भरोसा कर सब कुछ दांव पर लगा दिया। सब हंसे, मगर आखिरी पल में गर्भवती घोड़ी बिजली की तरह दौड़ी और जीत गई। सबके होश उड़ गए और किन परिवार का चेहरा देखने लायक था। सीईओ ने अपनी मंगेतर के कंधे पर एक नजर डाली और समझ गया कि वो वह महिला नहीं थी जिसके साथ उसका 5 साल पहले रिश्ता था, क्योंकि उस महिला के कंधे पर तितली का खास जन्म चिन्ह था। उसे याद आया कि वह सेक्रेटरी जिसे मंगेतर ने अभी बुरी तरह डांटा था, शायद वही जीवन रक्षक थी जिसे वह 5 साल से ढूंढ रहा था। जब वह सेक्रेटरी का कंधा देखना चाहता था, तभी असिस्टेंट डीएनए रिपोर्ट लेकर आया। रिपोर्ट में लिखा था कि मंगेतर द्वारा लाया गया बच्चा वाकई सीईओ का बेटा है। यह देखकर वह उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसका रिश्ता सिर्फ उसी महिला से था जिसके कंधे पर तितली का निशान था। तभी मंगेतर ने उसे एक और ले जाकर अपने दूसरे कंधे पर वही निशान दिखाया। अब जाकर उसे यकीन हुआ कि उसकी मंगेतर ही वह महिला है जिसे वह ढूंढ रहा था। मंगेतर को लगा अब कोई परेशानी नहीं होगी। तभी उसे दादी का फोन आया। उन्होंने डांटा कि उसने उन्हें नहीं बताया कि बहू मिल गई है। अगले दिन दादी ने खुद को सफाई कर्मी बनाकर मंगेतर की असलियत परखने का नाटक किया। कंपनी पहुंचते ही मंगेतर से टकरा गई, जो नहीं जानती थी कि यह बुजुर्ग महिला सीईओ की दादी है। मंगेतर ने बुरा बर्ताव करते हुए उन्हें ठग समझकर बाहर निकलवा दिया। ये सब एक महिला ने देखा जो ऑफिस आ रही थी। उसने बुजुर्ग महिला को बैठाया और उसका बेटा उनके हाथ की चोट पर मरहम लगाने लगा। बच्चे को देखकर दादी को लगा कि वह हूबहू सीईओ जैसा दिखता है। जब महिला फोन पर थी, दादी ने चुपके से उसका एक बाल पितृत्व जांच के लिए ले लिया। परिणाम आने से पहले ही उसी शाम महिला को सीईओ का फोन आया। वह तुरंत बाहर गई और नशे में धुत सीईओ को विला लेकर आई। अंदर आते ही उसने सीईओ के शरीर पर एक पुराना घाव देखा, जिसे देखकर उसे समझ आ गया कि वही उसके बेटे का असली पिता है। लेकिन उसने अपनी पहचान नहीं बताई और दिल टूटकर वहाँ से चली गई। अगले दिन सीईओ को पता चला कि उसी महिला ने उसकी दादी की मदद की थी। उसने शुक्रिया अदा करने के लिए उसके बेटे का स्कूल में दाखिला करवाया और दादी की ओर से जन्मदिन समारोह का निमंत्रण दिया। महिला के पास पहनने लायक ड्रेस नहीं, तो सीईओ उसे एक महंगे बुटीक में ले गया। जब वह ड्रेस बदल रही थी, उसका बेटा ठीक सीईओ की तरह बर्ताव कर रहा था। यहाँ तक कि दुकानदार ने भी कहा कि दोनों बिल्कुल पिता पुत्र लगते हैं। महिला ने कई ड्रेस आजमाई, लेकिन सीईओ ने एक शानदार गाउन पसंद करके तुरंत भुगतान कर दिया। जब कीमत $2800 दिखी तो महिला हैरान रह गई। उसने सोचा शायद यह उन वर्षों की भरपाई है तो उसने और उसके बेटे ने अकेले गुजारे। पार्टी में महिला की एंट्री बहुत शानदार थी। सब उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गए, जो मंगेतर से भी ज्यादा लग रही थी। मंगेतर ने गुस्से में उसे नीच और पागल कहकर अपमानित किया। उसने कहा महिला ने ड्रेस किराए पर लिया ताकि मुफ्त खाना पीना कर सके। तभी बेटे ने कहा कि ड्रेस सीईओ ने खरीदी है। ये सुनकर मंगेतर जलने लगी और सोचा महिला उसके और सीईओ के बीच फूट डालना चाहती है। उसने तुरंत सिक्योरिटी को महिला को बाहर निकालने का आदेश दिया। महिला ने समझाया कि उसे सीईओ की दादी ने बुलाया है, लेकिन मंगेतर ने यकीन नहीं किया। उसने तो खुद भी कभी दादी को नहीं देखा था। अचानक दादी वहाँ आ गई और सबको डांटते हुए कहा कि उन्होंने उसकी बहू को परेशान करने की हिम्मत कैसे की। मंगेतर ने उन्हें कंपनी की सफाई कर्मी समझा। उसने महिला पर आरोप लगाया कि वह अपने बेटे के साथ उस बूढ़ी औरत को भी मुफ्त खाने के लिए ले आई है। महिला ने बताया कि ये सीईओ की दादी हैं और आज की पार्टी उन्हीं के सम्मान में है। मंगेतर हंसी और बोली कि सीईओ की दादी कोई खास हस्ती हैं, उनके साथ तो बॉडीगार्ड होते। ये महिला तो एक साधारण सफाई कर्मी लगती है। महिला ने बार बार समझाया। एक मूर्ख को गलती से एक जादुई मोती मिल गया। उसने बस उसे एक बार चाटा। उसे हैरानी हुई। इससे न सिर्फ उसकी मूर्खता ठीक हो गई, बल्कि उसे सभी चीजों की असली कीमत देखने की शक्ति भी मिल गई। फिर भी उस आदमी ने उस मूल्यांकक से बदला लेने के लिए मूर्ख होने का नाटक करना जारी रखा, जो हमेशा उसे परेशान करता था। एक दिन जब मूल्यांकक एंटीक सामान ले जा रहा था, तो उस आदमी ने जानबूझकर उसे गिरा दिया। एंटीक सामान तुरंत टुकड़ों में टूट गया। विशेषज्ञ का दिल टूट गया। एक अनमोल कलाकृति ऐसे ही नष्ट हो गई। लेकिन उस आदमी ने जल्दी से टुकड़े उठाए और उन्हें कुछ चाय में डाल दिया। फिर उसने चाय पी और कहा कि इसका स्वाद मीठा है। विशेषज्ञ ने टुकड़ों को जांचने के लिए उठाया और यह देखकर
देखकर हैरान रह गया कि निशान गायब हो गए थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह नकली था। दुकान का मालिक हैरान था क्योंकि उसने इसे खुद एक असली एंटीक के तौर पर खरीदा था। फिर उस आदमी ने सच्चाई बताई। मूल्यांकक ने चुपके से दुकान के एंटीक सामान बदल दिए थे। मूल्यांकक घबरा गया और उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन कानून प्रवर्तन पहले ही आ गया और आदमी की खजाने की पहचान करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए मूल्यांकक को गिरफ्तार कर लिया। विशेषज्ञ ने उसे एक जेड ब्रेसलेट दिया। आदमी ने तुरंत पहचान लिया कि यह नकली है और बिना किसी झिझक के ब्रेसलेट को तोड़ दिया। फिर एक महिला ने उसे एक जेड पेंडेंट दिया। यह देखकर कि वह भी नकली था, उसने उसे भी तोड़ दिया। इससे उन्हें असली एंटीक सामान पहचानने की उसकी क्षमता पर विश्वास हो गया, तो वे उसे एक एंटीक नीलामी में ले गए। पहली चीज मोतियों की बालियों का एक जोड़ा था जिसकी शुरुआती कीमत $3 लाख थी। आदमी ने अपनी एक्सरे दृष्टि का इस्तेमाल किया और देखा कि बालियों की कीमत $5 मिलियन थी। उसने तुरंत महिला से उन्हें खरीदने के लिए कहा। उसने आत्मविश्वास से बोली, जीतने के लिए $5 लाख का भुगतान किया। पास खड़ा एक अमीर आदमी उसे असली मूर्ख कहकर उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने कहा कि वह उनके लिए $50 भी नहीं देगा। विशेषज्ञ ने भी आदमी से पूछा कि उसने वे बालियां क्यों चुनी। आदमी ने बताया कि ये 700 साल पहले एक महिला सम्राट पहनती थी। सभी को अचानक समझ में आ गया क्योंकि उस महारानी की चीजें कभी भी 10 लाख से कम में नहीं बिकती थीं। जल्द ही दूसरी चीज लाई गई, एक चाय का सेट जिसकी शुरुआती कीमत $1 लाख थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि सभी को लगा कि यह एक प्रतिकृति है। हालांकि आदमी ने तुरंत देखा कि इसकी कीमत कम से कम 300 मिलियन थी। उसने एक बार फिर उस औरत से उसे खरीदने के लिए कहा। भीड़ उस पर हंसने लगी, ये कहते हुए कि उसे हर बार किस्मत का साथ नहीं मिल सकता। जब चाय का सेट उसके सामने रखा गया तो उस आदमी ने एक हथौड़ा उठाया और चाय के सेट के हर टुकड़े पर टैप किया। वह जो कर रहा था उससे सब हैरान थे। उन्हें लगा कि वह बस नाटक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल चाय का सेट सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। फिर वह एक सुनहरे चाय के सेट में बदल गया। एक्सपर्ट ने तुरंत पहचान लिया कि यह 2000 साल पहले सम्राटों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक शाही चीज थी। सच में एक अनमोल खजाना। अगले भाग के लिए जल्दी कमेंट में यस लिखे। दोस्तों, ये लड़का गलती से इस लड़की के छाती छू लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थरकी कहीं के? दूर हो जाओ थरकी कहीं के। तुम्हारे घर पर माँ बहन नहीं है क्या? ओह हेलो, मैं कोई ठरकी नहीं हूँ और मेरे घर माँ बहन है। बस अचानक से रुकी थी इसलिए गलती से हो गया। बस बहुत हुआ ठरकी, दूर हटो। अरे बचाओ मुझे। अरे भैया अपने आप को संभालो। अरे ये तो कचड़े में गिर गए। भैया जी आप ठीक तो हैं? यार मुझे तो मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलना था। और प्रिया कैसी हो तुम? क्या मैं कैसे हूँ? मैं तो ठीक ही हूँ। और ये तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दिया है क्या? नहीं, ये तो मेरी मम्मी ने दिए थे। ये तो गलती से गंदे हो गए। पर ये तो तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड के दिए हुए कपड़े हैं। मेरे से पैसे लूटने के बाद अब उसे लूट रही है। इसकी इतनी हिम्मत, इसे तो अभी बताती हूँ। ओए पागल औरत, तुझे दिखता नहीं है? ये आवाज तो सुनी हुई लग रही है। अरे तुम। आदमी ने देखा कि प्लेन के फर्स्ट क्लास कैबिन में सभी पुरुष यात्रियों ने आइस्ड अमेरिकानो ऑर्डर किया था। थोड़ी ही देर बाद जिन्होंने आइस्ड अमेरिकानो ऑर्डर किया था वे सभी फ्लाइट अटेंडेंट का पीछा करके रेस्टरूम चले गए। आदमी की पत्नी भी इसी प्लेन की फ्लाइट अटेंडेंट थी। उसने खुद को वीआईपी का रूप देकर फर्स्ट क्लास कैबिन में प्रवेश किया। उसकी पत्नी जो फ्लाइट अटेंडेंट थी उसे पहचान नहीं पाई। उसने न केवल पेशेंटली सेवा दी बल्कि पूछा कि वह कौन सा ड्रिंक लेना चाहेगा। तो उसने भी आइस्ड अमेरिकानो ऑर्डर किया। जब उसने देखा कि ये यात्री एक एक करके रेस्टरूम में जा रहे हैं तो उसकी शक की भावना और बढ़ गई। एक आदमी जिसने अमेरिकानो ऑर्डर किया था ने अपनी पत्नी को सिग्नल किया। फिर उसकी पत्नी ने उस आदमी को रेस्टरूम ले जाया। आदमी बहुत क्यूरियस था क्योंकि प्लेन में सिर्फ 2 रेस्टरूम थे, लेकिन अभी 3 लोग अंदर गए थे। लंबा समय बीत गया और कोई बाहर नहीं आया जब तक एक फ्लाइट अटेंडेंट बाहर नहीं आई। उसने जैसे ही अपने कपड़े ठीक किए आदमी को अनईजी महसूस हुआ और उसकी पत्नी अभी तक बाहर नहीं आई थी। आदमी जल्दी से उठकर फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि उसे रेस्टरूम तक ले जाए, लेकिन सराउंडिंग्स को ध्यान से चेक करने के बाद उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर वह रेस्टरूम गया और अपना चेहरा धोया। आदमी ने खुद को दोष दिया कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया। अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद वह अपने सीट पर लौट गया। इसी समय उसकी पत्नी अचानक कर्टन के पीछे से बाहर आई। वह भी अपने कपड़े ठीक कर रही थी। जो आदमी उसके साथ गायब हुआ था वह भी वहाँ दिखाई दिया। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उसकी पत्नी के सॉक्स गायब थे। आदमी को स्पष्ट याद था कि उसकी पत्नी ने पहले सॉक्स पहने थे। जिन यात्रियों ने आइस्ड अमेरिकानो ऑर्डर किया था वे सभी फर्स्ट क्लास सर्विस की तारीफ कर रहे थे। आदमी सच में जानना चाहता था कि आइस्ड अमेरिकानो का मतलब वास्तव में क्या है। इसी समय एक यात्री ने फिर से आइस्ड अमेरिकानो ऑर्डर किया। उसने तुरंत कहा कि वह फिर से रेस्टरूम जाने वाला है। उसकी पत्नी ने उसे वहाँ ले जाया। आदमी अब और सहन नहीं कर सका। वह सच जानने के लिए रेस्टरूम में दौड़ा, लेकिन उसने वह आवाज सुनी जिसे वह सबसे कम सुनना चाहता था। सफाई करते समय क्लीनर गलती से अपने बॉस की कुर्सी तोड़ देता है जिसकी कीमत थी $70,000। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आती है। डर के मारे वो टेबल के नीचे छुप जाता है। अचानक बॉस अंदर आती है। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठती हैं, कुर्सी टूट जाती है और तभी उनकी नजर टेबल के नीचे छुपे क्लीनर पर पड़ती है। जैसे ही दोनों की आंखें मिलती हैं, एक साथ चीख निकलती है। बॉस गुस्से से पास पड़ी तलवार उठा लेती हैं और पूछती हैं, तू नीचे क्या कर रहा था? क्लीनर झूठ बोलता है, डस्ट साफ कर रहा था मैडम। लेकिन बॉस हैरान रह जाती है। उसके सामने खड़ा आदमी बिल्कुल उनके खोए हुए भाई जैसा दिख रहा था। यहाँ तक कि कंपनी के बाकी शेयर होल्डर्स भी उस आदमी को देखकर झुक जाते हैं। क्लीनर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बॉस उसे जल्दी ही ढूंढ निकालती है और उसे अपने विला में बुला लेती है। उन्हें यकीन है ये वही भाई है जिसे सालों पहले खो दिया था। पक्का करने के लिए वो उसे कहती हैं, पंच करो मुझे, मैं मार्शल आर्ट्स चैंपियन हूँ। लेकिन क्लीनर बस हल्का सा हाथ घुमाता है और बॉस दूर जा गिरती है। अब उन्हें यकीन हो जाता है ये उनका खोया हुआ भाई है। तभी घर में उनकी छोटी बहन आ जाती है। वो वही बहन थी जो भाई के गायब होने के बाद से ही कंपनी की प्रॉपर्टी हथियाने का प्लान बना रही थी। जबरदस्ती कंपनी की इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट मांगती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस आदमी पर पड़ती है उसका चेहरा फक पड़ जाता है, क्योंकि उसी ने तो अपने भाई को पहाड़
पहाड़ से गिराने की साजिश की थी। लेकिन छोटी बहन को अब भी यकीन नहीं था कि ये आदमी उनका मरा हुआ भाई है। उसने जानबूझकर कहा, हमारा भाई तो मार्शल आर्ट्स का दीवाना था। और फिर उसने 4 मार्शल आर्ट्स चैंपियंस को बुलाया और कहा, अगर ये सच में हमारा भाई है तो सबका सामना कर पाएगा। सब बाहर खुले मैदान में चले जाते हैं। वो आदमी डर से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। काफी देर तक जब उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो बहन और भी शक करने लगी। उसने गुस्से में आकर आदेश दिया, इसे पकड़ लो। चारों मार्शल आर्ट्स मास्टर्स एक साथ उस पर टूट पड़े। सबको लगा अब ये आदमी गया। लेकिन अगले ही सेकंड वो फाइटर्स अचानक चौंक जाते हैं, जैसे उनकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही हो। और फिर वो आदमी एक जबरदस्त इंटरनल फोर्स छोड़ता है। चारों मास्टर्स वहीं गिर पड़ते हैं, जैसे पूरा शरीर सुन्न हो गया हो। इस लड़की के पास एक अनोखा स्किल था। जैसे ही बारिश होती वह अदृश्य हो जाती। इसी ताकत से वह प्रेसिडेंट को परेशान करने लगी। उसने चुपके से एक आंटी को चुटकी काटी और आंटी ने गुस्से में प्रेसिडेंट को थप्पड़ मार दिया। प्रेसिडेंट हैरान रह गए और लड़की चुपचाप मजा लेती रही। लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसका जेड पेंडेंट गायब है। उसे शक हुआ कि वह गलती से लिफ्ट में प्रेसिडेंट की पॉकेट में गिर गया। पेंडेंट ढूंढने के लिए वह उनके बेडरूम में पहुंची और कपड़ों में तलाश करने लगी। तभी प्रेसिडेंट नहाकर बाहर आ गए और वह घबरा गई। बारिश होते ही वह फिर अदृश्य होकर प्रेसिडेंट के ऑफिस पहुंची और उन्हें फिर परेशान करने लगी। लेकिन इस बार अचानक उसकी अदृश्य शक्ति खत्म हो गई और वह प्रेसिडेंट के सामने दिखाई देने लगी। जैसे ही भेड़िया जंगल में आता है सभी जानवर डरकर भाग जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह खतरनाक है, जबकि सच में वह एक वेजिटेरियन है और सिर्फ शांति से रहना चाहता है। एक दिन जब वह बेर खा रहा होता है तो एक खरगोश समझता है कि उसने मर्डर कर दिया। लेकिन भेड़िया तो बस खाने का शौकीन है, इसलिए वह सभी के लिए एक केक बनाकर जंगल में ले आता है। उसे देखते ही जानवर फिर से छिप जाते हैं। लेकिन एक बच्चा हिम्मत करके उससे केक मांगता है। उसकी मासूमियत देखकर सब समझ जाते हैं कि वह बुरा नहीं, उसे बस दोस्तों की जरूरत है। लड़का चोरी छिपे बांस की लकड़ियों के सहारे कुंफू की प्रैक्टिस करता था। लेकिन कुछ ही मूव्स के बाद उसके हाथ में चोट लग गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और दर्द सहता रहा। जब उसने अपने बाकी शिष्यों को पैरों की तकनीक का अभ्यास करते देखा तो उसने भी एक बांस की छड़ी उठाई और उनकी नकल करने लगा। लेकिन अभ्यास के दौरान उसका बांस फिसलने ही वाला था। सौभाग्य से अब तक उसके हाथों में काफी ताकत आ चुकी थी। अगर ऐसा न होता तो मास्टर उसे शाओलिन मंदिर से बाहर निकाल देते। क्योंकि बांस की संरचना अभी पूरी नहीं बनी थी, मास्टर ने उसे नीचे आंगन में जाने की इजाजत नहीं दी थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, बांस की संरचना बनाते रहना और चुपचाप कुंग फू सीखते रहना। एक दिन उसने देखा कि दूसरे शिष्य लकड़ी के ट्रेनिंग डमी पर अभ्यास कर रहे हैं, तो उसने भी बांस की लकड़ियों से अपना एक डमी बना लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे घुमाने की कोशिश की वह खुद नीचे गिर गया। आखिरी पल में उसने दोनों हाथों से डमी को पकड़ लिया। यह देखकर मास्टर ने उसे तुरंत बाहर निकालने की धमकी दी। लेकिन लड़के ने कहा, मैंने जमीन को छुआ ही नहीं है। गुस्से में मास्टर ने डमी को जोर से लात मारी और वह बेकाबू घूमने लगा। मास्टर ने कहा, अगर हिम्मत है तो इसे रोक कर दिखाओ। लड़के ने मौके को पहचान लिया और तुरंत छत पर चढ़ गया। जब उसने पूरे मंदिर के चारों ओर बांस की संरचना बना ली तो मास्टर ने आदेश दिया, अब इसे पूरी तरह तोड़ दो और मंदिर छोड़ दो। लड़के को लगा कि मास्टर मजाक कर रहा है, इसलिए वह बांस के खंभों पर सीधा खड़ा हो गया। मास्टर ने पूरी ताकत से बांस को हिलाने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने दीवार को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। जब मास्टर ने फिर जोर लगाया तो लड़का आसानी से संतुलन बनाए रहा और वापस छत पर पहुंच गया। फिर वह सीधे आंगन में कूद गया, जहां उसे कभी जाने की अनुमति नहीं थी। वह भारी लोहे के वजनों वाले ट्रेनिंग एरिया की ओर बढ़ा, लेकिन मास्टर ने उसका रास्ता रोक लिया। लड़के ने मास्टर का हाथ हटाया और अभ्यास शुरू कर दिया। मास्टर ने उस पर कई बार हमला किया, लेकिन लड़का हर बार से संतुलन बनाते हुए बचता रहा। मास्टर हैरान रह गया। यह देखने के लिए कि लड़के ने कितना कुंग फू सीखा, मास्टर ने और जोरदार हमला किया, लेकिन लड़का हर अटैक को बेहद कुशलता से टालता रहा, यहाँ तक कि उसने ट्रेनिंग की लकड़ियां भी तोड़ दी। फिर मास्टर ने एक बेहद शक्तिशाली वार किया, जिससे लड़का सीधे सबसे खतरनाक एजिलिटी ट्रेनिंग वाले हिस्से में जा गिरा। लेकिन उसने अपने सीखे हुए फुटवर्क का इस्तेमाल किया और सभी बाधाओं को आसानी से पार कर लिया। फिर भी मास्टर ने कहा, तुम शाओलिन मंदिर में नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा स्वभाव इस जगह के लिए सही नहीं। लड़का यह नहीं जानता था कि मास्टर ने जानबूझकर उसे यह सब काम दिया था ताकि वह चुपचाप मार्शल आर्ट सीख सके। और अब जब वह पूरी तरह कुंग फू में निपुण हो चुका था तो मंदिर को अलविदा कहने का समय आ गया था। इस लड़की के पास एक अनोखा स्किल था। जैसे ही बारिश होती वह अदृश्य हो जाती। इसी ताकत से वह प्रेसिडेंट को परेशान करने लगी। उसने चुपके से एक आंटी को चुटकी काटी और आंटी ने गुस्से में प्रेसिडेंट को थप्पड़ मार दिया। प्रेसिडेंट हैरान रह गए और लड़की चुपचाप मजा लेती रही। लेकिन बाद में उसे पता चला कि उसका जेड पेंडेंट गायब है। उसे शक हुआ कि वह गलती से लिफ्ट में प्रेसिडेंट की पॉकेट में गिर गया। पेंडेंट ढूंढने के लिए वह उनके बेडरूम में पहुंची और कपड़ों में तलाश करने लगी। तभी प्रेसिडेंट नहाकर बाहर आ गए और वह घबरा गई। बारिश होते ही वह फिर अदृश्य होकर प्रेसिडेंट के ऑफिस पहुंची और उन्हें फिर परेशान करने लगी। लेकिन इस बार अचानक उसकी अदृश्य शक्ति खत्म हो गई और वह प्रेसिडेंट सामने दिखाई देने लगी। लड़का चोरी छिपे बांस की लकड़ियों के सहारे कुंफू की प्रैक्टिस करता था, लेकिन कुछ ही मूव्स के बाद उसके हाथ में चोट लग गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और दर्द सहता रहा। जब उसने अपने बाकी शिष्यों को पैरों की तकनीक का अभ्यास करते देखा तो उसने भी एक बांस की छड़ी उठाई और उनकी नकल करने लगा। लेकिन अभ्यास के दौरान उसका बांस फिसलने ही वाला था। सौभाग्य से अब तक उसके हाथों में काफी ताकत आ चुकी थी। अगर ऐसा न होता तो मास्टर उसे शाओलिन मंदिर से बाहर निकाल देते। क्योंकि बांस की संरचना अभी पूरी नहीं बनी थी, मास्टर ने उसे नीचे आंगन में जाने की इजाजत नहीं दी थी। अब उसके पास
पास सिर्फ एक ही रास्ता था, बांस की संरचना बनाते रहना और चुपचाप कुंग फू सीखते रहना। एक दिन उसने देखा कि दूसरे शिष्य लकड़ी के ट्रेनिंग डमी पर अभ्यास कर रहे हैं, तो उसने भी बांस की लकड़ियों से अपना एक डमी बना लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे घुमाने की कोशिश की, वह खुद नीचे गिर गया। आखिरी पल में उसने दोनों हाथों से डमी को पकड़ लिया। यह देखकर मास्टर ने उसे तुरंत बाहर निकालने की धमकी, लेकिन लड़के ने कहा, मैंने जमीन को छुआ ही नहीं है। गुस्से में मास्टर ने डमी को जोर से लात मारी और वह बेकाबू घूमने लगा। मास्टर ने कहा, अगर हिम्मत है तो इसे रोक कर दिखाओ। लड़के ने मौके को पहचान लिया और तुरंत छत पर चढ़ गया। जब उसने पूरे मंदिर के चारों ओर बांस की संरचना बना ली, तो मास्टर ने आदेश दिया, अब इसे पूरी तरह तोड़ दो और मंदिर छोड़ दो। लड़के को लगा कि मास्टर मजाक कर रहा है, इसलिए वह बांस के खंभों पर सीधा खड़ा हो गया। मास्टर ने पूरी ताकत से बांस को हिलाने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने दीवार को दोनों हाथों से पकड़ रखा था। जब मास्टर ने फिर जोर लगाया, तो लड़का आसानी से संतुलन बनाए रहा और वापस छत पर पहुंच गया। फिर वह सीधे आंगन में कूद गया, जहां उसे कभी जाने की अनुमति नहीं थी। वह भारी लोहे के वजनों वाले ट्रेनिंग एरिया की ओर बढ़ा, लेकिन मास्टर ने उसका रास्ता रोक लिया। लड़के ने मास्टर का हाथ हटाया और अभ्यास शुरू कर दिया। मास्टर ने उस पर कई बार हमला किया, लेकिन लड़का हर बार से संतुलन बनाते हुए बचता रहा। मास्टर हैरान रह गया। यह देखने के लिए कि लड़के ने कितना कुंग फू सीखा, मास्टर ने और जोरदार हमला किया, लेकिन लड़का हर अटैक को बेहद कुशलता से टालता रहा, यहाँ तक कि उसने ट्रेनिंग की लकड़ियां भी तोड़ दी। फिर मास्टर ने एक बेहद शक्तिशाली वार किया, जिससे लड़का सीधे सबसे खतरनाक एजिलिटी ट्रेनिंग वाले हिस्से में जा गिरा। लेकिन उसने अपने सीखे हुए फुटवर्क का इस्तेमाल किया और सभी बाधाओं को आसानी से पार कर लिया। फिर भी मास्टर ने कहा, तुम शाओलिन मंदिर में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव इस जगह के लिए सही नहीं। लड़का यह नहीं जानता था कि मास्टर ने जानबूझकर उसे यह सब काम दिया था, ताकि वह चुपचाप मार्शल आर्ट सीख सके। और अब जब वह पूरी तरह कुंग फू में निपुण हो चुका था, तो मंदिर को अलविदा कहने का समय आ गया था।